तो हमने जो एमसीक्यूज कर लिए हैं, हमने कहाँ तक किए हैं? हमने किए हैं बेसिकली, ठीक है, तो मैं इधर आ सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने कर लिया है कि 28 तक, ठीक है। तो 28 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। हमने नोट्स में पढ़े थे कि वेलोसिटी का क्या चक्कर था। इट इज़ बेसिकली द actual velocity of the jet at vena contractor to the theoretical velocity, ठीक है। इसका आंसर है ए, ठीक है। और इसका जो है ना, बेसिकली इसका हमने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे रखा हुआ है। वो हमने क्या रखा हुआ है कि ये रखा है, ठीक है, कि ये मैंने किसी और के साथ इसको लिंक किया। हाँ, ये बेसिकली 29 है आपका, ठीक है। ये जो 28 लिखा है ये बेसिकली आपको 29 है। इसमें क्या है कि लिक्विड compressed in cylinder has the volume of this and volume of this at this. The bulk modulus of the elasticity of the liquid is, इसका आंसर है आपका बी 4000, ठीक है। 4000 आपका कैसे आया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 4000 ये बेसिकली आपका कैसे आया है, ठीक है। वो आपका ऐसे आया है कि आप जैसे कि फार्मूला देख सकते हैं कि इसमें जो है बड़ा सिंपल फार्मूला है। वो है कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू द चेंज इन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, चेंज इन प्रेशर आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल बात है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बल्क मॉडुलस आपके पास क्या आ रहा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास क्या आ रहा है, ऑफ लिक्विड आ रहा है आपके पास चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है कि, अच्छा एक चीज़ इसमें नोट करें, ठीक है, इसमें इसने ऐसे किया है कि पहले तो इसने चेंज किया, ठीक है। अच्छा चेंज क्या है? चेंज है कि आपके पास जो फाइनल आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है। अच्छा तो ये एमसीक्यू है, इसके में मैंने कहाँ पे यहाँ पे काफ़ी वो कर दी है, आपको ना एक्सप्लेनेशन के लिए कैलकुलेशन कर दी है। यही कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सपेंड की ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें अभी मैं आपको समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। बेसिकली पहला स्टेप ये है आपका कि आपको ऐसे करना है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड जो है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या है आपके पास, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपका बेसिकली कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय आपका जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई। अब आगे आप इसी फार्मूला को लेकर के आए, क्योंकि ये मैंने यही चीज़ यहाँ पे ये फिर से बताई है कि इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे भी क्लियर के लिए कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऐसे किया है, हमने चेंज इन प्रेशर पाई, क्योंकि वो आसान था। चेंज इन प्रेशर आपको कैसे आया है कि आपके पास इनिशियल जो प्रेशर था वो था हमारे पास ये हमने माइनस की है, सॉरी फाइनल प्रेशर आपका ये है। इनिशियल प्रेशर आपका 50 था, तो 150 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 100, 100 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेसिकली आपके पास चेंज इन प्रेशर। ये अब मतलब ये कि आप इससे खलास हो गए इस चीज़ से, चेंज इन प्रेशर का आंसर आपके पास आ गया 100। अब हम नेक्स्ट आए हैं प्रेशर वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम का इशू ये था कि वॉल्यूम था हमारे पास मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से हमें इसको चेंज करना था सेंटीमीटर में ताकि सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो सेम हो जाए।
ठीक है। उसके लिए हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने पहले इधर जो है ना फाइनल और इधर हमने इनिशियल इन दोनों को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आप कैसे फाइंड करते हो? आपको पता है कि मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, इसमें एक चीज़ आपको कम मिलेगी और वही चीज़ आपको सेंटीमीटर में ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मीटर में तो वो वैल्यू काफ़ी कम होगी ना, सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कोई थाउजेंड 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 टाइप सेंटीमीटर है, तो वो आपकी जब आप उसको कन्वर्ट करते हो मीटर में, तो आप उसको डिवाइड करते हो क्योंकि आपको कम वैल्यू करनी होती है मीटर के लिए, वही सेंटीमीटर की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे मीटर में है तो बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड नहीं करना। अगर ये सेंटीमीटर में होता, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते मीटर में चेंज करने के लिए, लेकिन ये मीटर में तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि 0.04 को लेट सपोज हमने ये पहला लिया है, इसको हमने क्या किया है कि 0.04 को हमने क्या किया है कि सिंपल करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर जो है ना वो इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 0.04 इंटू ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, आप बोलेंगे हमने 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको बेसिकली सेंटर में सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। अगर ये मीटर में होता कि 0.04 मीटर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, सॉरी 0.04 मीटर को हमें चेंज करना था मीटर सॉरी सेंटीमीटर में, हम खाली एक बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है, हम मीटर क्यूब को चेंज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। हमने क्या किया कि 0.04 में मल्टीप्लाई किया है पहले बार में, ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, मतलब कि ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अगर एक होता तो हम 100 करते, 3 है तो हमने 100 कर दिया। अब वी आई आपके पास आंसर आ गया, बेसिकली ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। ये है 4 और 4 के बाद है 4 जीरोस, ठीक है। तो 4 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। उसके बाद हमने किया है चेंज 0.039 को, ठीक है। 0.039 को हमने कैसे चेंज किया है? वो हमने ऐसे चेंज किया है कि आपको पता है इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि इंटू 100 करना है। इसके पास इसका आंसर है आपके पास 39,000। यहाँ पे आपके यहाँ से 40,000, यहाँ पे आया आपके पास 39,000। हमने यहाँ पे ये हमने फाइनल फार्मूला डाला है जिसमें मैंने आपके पास 3 टिक डाले हैं। इसमें हमने ये फार्मूला डाला है कि अच्छा इसमें माइनस साइंस भी हैं कोई, ठीक है। तो माइनस मेरे ख्याल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे स्क्रीनशॉट में, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज़ आप इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर यहाँ पे थोड़ी सी जो वैल्यूज़ चेंज की हुई है मैंने वैसे आपको एग्जांपल करके किया हुआ है कि इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं आपको आंसर ऑल दो सेम मिलेगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है कोई और न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा इसमें आल आपने ये नोट करना है कि माइनस डेल्टा पी है एक्चुअली, ठीक है। तो माइनस डेल्टा पी की वजह से आपने माइनस डाल दिया 100 के साथ, उससे कुछ भी नहीं होगा, आखिर में साइंस में डिफरेंस होगा। और ये याद रखिए कि चेंज इन पी आपको करना है, उसके बाद आपको माइनस साइन डालना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इनिशियल या फाइनल के साथ माइनस डाल दें, उस तरह फिर वो फ़र्क आ सकता है वैल्यू में, ठीक है। आपको मतलब माइनस साइन सिर्फ रिमूव करने के लिए माइनस है, क्योंकि आप खुद बताए अगर नीचे माइनस हो ऊपर माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे माइनस ना हो तो फिर तो शायद नेगेटिव आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए माइनस डेल्टा पी है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे हमने -100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने आपको मैंने यही बताया था कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम आपको करना है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आया है 1000 और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास था 40,000। तो इसको जब आप आपस में सॉल्व करते हो, जैसे ये चीज़ है डिवाइडेड बाय 100 नहीं सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आपके पास आंसर क्या आता है? आपके पास आता है आंसर 4,000, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली है हमारे पास 4,000। अब हम नीचे देखते हैं कि इसमें जो है ना बेसिकली आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो है बेसिकली ना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ द डिक्रीज इन वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वो चीज़ है, इट इज़ द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाय द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, ठीक है। इट इज़ द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द इट इज़ द डिक्रीज इन वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अच्छा स्पेस पे ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक।
हो गया काम। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया है कि मॉडुलस प्लास्टिक आपका एक्सटेंस से क्यों भी हो गया है। कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड क्या चीज़, इट इज़ एक्चुअली डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाय द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं हम। द मैस ऑफ 0.5 मीटर क्यूब ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन, इट्स मैस डेंसिटी इज। अच्छा, अब टन टू केजी क्या है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ठीक है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। 1 टन आपका है 1000 केजी। ठीक है, अब ये लिखे द मैस ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन्स। ठीक है, 2 टन्स का आपका ये मतलब है कि आप खुद देखें, अगर आपका 1 टन जो है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। ठीक है, तो आपका 2 टन होगा 2000 केजी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द मैस ऑफ दिस ऑफ सर्टेन मैस डेंसिटी। मैस डेंसिटी आपको पता है कि वो मैस बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ये बेसिकल डेंसिटी है, वैसे कंफ्यूज करने के लिए मैस डेंसिटी वर्ड की हुई है। ठीक है, इसको मैस डेंसिटी भी कहते हैं। तो मैस बाय वॉल्यूम आपको करना है। मैस बाय वॉल्यूम, मैस आपको पता है कितना है, वो है 2.5। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसने मिस्टेक की है, ये 2.5 kg है बेसिकली। ठीक है, ये इसने मिस्टेक किया, मैच तो मीटर क्यूब में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2 टन इज इक्वल्स टू। अच्छा, द मैस ऑफ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आप समझ गए हैं कि मेरा मतलब क्या था। ठीक है, मैस है आपके पास 2 टन, तो 2 टन इज इक्वल्स टू 2000 आपके पास केजी हो गया। ठीक है, 2000 केजी। अब आ गया आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम है आपके पास 2.5। अब क्या करोगे कि आपने लिखना है बेसिकली 2000 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, 2.5 को अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2000 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 10। ये 5 हट गया, ये पॉइंट हट गया, तो ये हो गया। ठीक है, तो 2000, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25। तो ये जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेसिकली 2000। और मैं कैलकुलेटर यूज़ कर, वहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 80 इंटू 10 हो गया 8000। इसका आंसर है बेसिकली आपके पास 8000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। इसका आंसर है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, क्या है ये कि अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये आप याद रखें कि अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस। अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस। इसका आंसर क्यों ये है? A solid can resist shear stress by a static deformation. A fluid cannot. A fluid cannot. ठीक है, any shear stress applied to a fluid, no matter how small, will result in motion of that fluid. The fluid moves and deforms continuously as long as the shear stress is applied. So a fluid at rest must be in the state of zero shear stress. समझ आई कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड कैन रेजिस्ट shear stress by static deformation. ठीक है, a fluid cannot. Any shear stress applied to a fluid, no matter how small, will result in motion of that liquid. ठीक है, the fluid moves and deforms continuously as long as shear stress is applied. So a fluid at rest must be in a state of zero shear stress. ठीक है, समझ आई ना आपको कि मतलब ये कि जो सॉलिड है ना, वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन में शेयर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शेयर स्ट्रेस जो है बेसिकली वो एक फ्लूइड बर्दाश्त नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि थोड़ा सा भी अगर शेयर स्ट्रेस हो तो वो रिजल्ट करता है मोशन ऑफ द लिक्विड में। लेकिन अगर अगर एक लिक्विड ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है। थोड़ा से भी शेयर स्ट्रेस हो तो फिर वो
जो मोशन इन फ्लूइड रिजल्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी shear stress applied to a fluid no matter how small will result in motion of that liquid. The fluid moves and deforms continuously as long as the shear stress is applied. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो है आपके पास shear stress के. A fluid in equilibrium cannot sustain shear stress. हम नीचे जाते हैं. When a plate is immersed in a liquid parallel to the flow, it will be subjected to a pressure dash if the same plate is immersed perpendicular to the flow. ठीक है. When a plate is immersed in a liquid parallel to the flow, it will be subjected to a pressure dash that if the same plate is immersed perpendicular to the flow. इसका आंसर है लेस. इसको आपको याद करना है कि व्हेन अ प्लेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो, जो कि प्लेट आपका पैरेलल टू फ्लो हो, उसमें अगर आपने एक वो कर दिया, क्या कहते हैं, उसमें अगर आपने एक प्लेट लगा दी है, तो पैरेलल वाला जो फ्लो है इट विल बी सब्जेक्टेड टू द प्रेशर लेस देन दैट इफ द प्लेट इज इमर्स्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो. क्यों? क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर है मेरे लिहाज से वो फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, क्योंकि वो उसकी जो फ्लो है ना उसको वो कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो उसका लेस देन होगा, मतलब सॉरी, जो पैरेलल होगा उसका उसका जो है ना वो कम है और परपेंडिकुलर का ज़्यादा होगा. तो इसलिए हमने लिखी गई, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि व्हेन अ प्लेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो, इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर लेस देन that if the same plate is immersed perpendicular to the flow. Perpendicular to the flow में तो लिक्विड आपके आप प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, ना कि पैरेलल में तो वो खुद ही मूव कर रहा है उसके साथ, तो उसमें इशू नहीं है. परपेंडिकुलर में ज़्यादा फोर्स लगेगा, याद रखो आप. ठीक है, नीचे क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg mass weighs 19 9 point sorry an object having 10 kg mass weighs 9.81 kg on spring balance. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. ये लिखा क्या है बेसिकली कि अच्छा ये क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg mass weighs 9.81 kg on the spring balance. ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस इज. अच्छा, इसमें सिंपल बात है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg mass weighs 9.81 kg on the spring balance. द वैल्यू ऑफ द जी क्या है? अब इसमें आप ऐसे करना है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हो गया आपके पास. ठीक है, एम आपके पास है, वेज भी आपके पास है 9.81. आप क्या करोगे कि 10, इसमें आपको ऐसा करना है कि ठीक है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg mass weighs 9.81. इसका आंसर है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, वो ऐसा है कि इसमें दो किस्म के वेट, एक है स्टैंडर्ड वेट, एक है एक्चुअल वेट. ठीक है, स्टैंडर्ड वेट में हमने क्या किया कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, तो आपके पास 10 जो है ना बेसिकली वो मैस है, और जो वेइंग की चीज़ है वो है 9.81. तो 10 इंटू 9.81 आपके पास वेट आ गया बेसिकली 98.1. अब एक्चुअल वेट क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख के दे दी आपको, ये जैसे कि आप देख सकते हैं. एक्चुअल वेट आपका क्या है 98. क्या क्या चीज़ है बेसिकली आपका है W इज इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, और W डिवाइडेड बाय M इज इक्वल्स टू जी. तो ये बेसिकली आपका जो है ना W डिवाइडेड बाय M है. ठीक है, जो आपको G दे रहा है. W आपके पास है जो कि आपने फाइंड किया था 98.1, और जो आपके पास M है वो है 9.81, जो कि आपको पता था. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया. ओके, 10 है. इसको डायरेक्ट अगर 10 के साथ याद कर ले तो मैं कहता हूँ काफ़ी बेहतर होगा. ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg mass weighs 9.81 on the spring balance. The value of the g in this place is 10. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब नीचे हम आते हैं. फ्लो इज कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैच नंबर इज अबव 6. ठीक है, नहीं नहीं, हाइपरसोनिक है इसका तो मेरे ख्याल में अबव 6 है बिल्कुल, और उसका ऑप्शन है नहीं, तो हम इस ऑप्शन डी लिखेंगे.
ठीक है, नन ऑफ दिस। अब हम नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, लिक्विड्स। लिक्विड्स का क्या सीन है कि इट कैन नॉट बिकम फ्रेश, ए, और बी ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, सी है आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो है बेसिकली डी, नन ऑफ द अबव। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम जो है ना, नहीं लिक्विड वो ऑक्युपाई करता है जो कि जो कंटेनर का होता है। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज, बिल्कुल अफेक्ट होता है। इसका ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। लिक्विड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिक्विड्स कैन, ए कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बिल्कुल ठीक है। बी ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम, अच्छा, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अच्छा, जो एमसीक्यू जिस तरह होता है उसको याद कर ज़्यादा खर्च मारने की ज़रूरत नहीं, वरना मसला होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने गूगल में रिसर्च किया तो इसका ये कह रहा है कि, मैं आपको बताता हूँ, लिखा है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन अफेक्ट कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये इट इज़ अफेक्टेड, मतलब सी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर ये क्या है, इट इज़ हार्ड इनफ एंड वाटर विल कॉम्प्रेस। ठीक है, तो ये सीन है बेसिकली। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि इट कैन बी कंप्रेस्ड, और बी ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज बाय दिस। ठीक है, तो ये सारे गलत है, तो इसका नन ऑफ द अबव। और ये अफेक्ट होते हैं, सॉरी, प्रेशर टेम्परेचर से, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, वो है कि व्हेन अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग लिक्विड इज रिसॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व, द surface of the liquid takes the shape of the, ठीक है, when a cylindrical vessel containing the liquid is resolved, the surface of the liquid takes the shape of the paraboloid। ठीक है, इसको याद रखो कि when a cylindrical vessel containing a liquid is dissolved, the surface of the liquid takes the shape of the paraboloid। ठीक है, when a cylindrical vessel containing liquid is dissolved, the surface of the liquid takes the shape of the paraboloid। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट ए कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear forces, बी always expand under until it fills any container, C has the same shear stress as at a point regardless of its motion, D cannot remain at rest under the action of cannot remain at rest under the action of any shear force। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जब shear stress होती है तो shear stress की वजह से वो लाजमी मूवमेंट करेगा। तो इसका जो है ना, सारे ऑप्शन गलत है। इसका आंसर है डी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। क्योंकि शेयर फोर्स की वजह से उसमें शेयर स्ट्रेसेस आएंगे। शेयर स्ट्रेसेस की वजह से वो थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस आए तो वो डायरेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने ऊपर एमसीक्यू में भी पढ़ा था। अच्छा, इधर कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रॉल करना है मुझे इधर। ठीक है, तो ये बेसिकली, हाँ, the distinction between a solid and a fluid is made on the basis of the substance's ability to resist an applied shear stress that tends to change its shape। वही बात जो मैंने वो बताई कि solid can resist an applied shear by deforming its shape, whereas a fluid deforms continuously under the influence of the shear stress, no matter how small its shape is। A fluid can be defined as as a substance which is capable of flowing and changing its shape according to the surrounding without offering internal resistance. Liquid offers no resistance to change of shape and it conforms to the shape of its surrounding. The fluid is a substance which continues to deform under the action of the shear forces. If shear force is absent, fluid will be at rest। समझ आई? ठीक है, if shear force is absent, fluid will be at rest. If shear force is there, definitely the fluid will be moving। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इसका है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी shear force। ये है फ्लूइड के बारे में।
ठीक है। एच की कुछ MCQ है जो गलत है वो भी आप देख लें कि फ्लूइड जो है ना वो कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्सेस, बिल्कुल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्सेस पे सब्जेक्टेड होता है। ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल इट फिल्स एनी कंटेनर, इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट ऑलवेज एक्सपेंड्स। ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो गलत है वो ये है कि एज द सेम शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, ज़ाहिर बात है, एज द सेम शेयर एट द पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स मोशन नहीं, जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर फोर्स होगा, उतना ज़्यादा उसकी मोशन होगी, मतलब इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन शेयर फोर्स। ठीक है। और ये क्या है कि इसका आंसर ये है कि ये a fluid is a substance that cannot remain at rest under the action of any शेयर फोर्स, वो लाजमी मूव करेगा। ठीक है। 38 MCQ क्या है, अ फोर्स exerted by a moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of the change of the momentum due to the presence of the body. This statement is called, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी इसका मैंने वो भी किया हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, द लॉ that the force opposing the motion of an object through the fluid at moderate velocity is proportional to the square of the velocity. ठीक है, the force exerted by a moving fluid on a immersed body is directly proportional to the rate of the change of the momentum due to the presence of the body. This statement is called Newton's law of resistance. ठीक है, याद रखो, it is called the Newton's law of resistance. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, द लॉ that the force opposing the motion of an object through the fluid at moderate velocity is proportional to the square of the velocity. यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि ये मैंने अलग चीज़ को डिफाइन किया है, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन किया है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी defines the relation between shear stress and shear rate of the fluid. ये MCQ भी आती है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज़ है, तो it defines the relationship between shear stress and the shear rate of the fluid subjected to the mechanical stress. The ratio of the shear stress to the shear rate is a constant for a given temperature and pressure and is defined as the viscosity or the coefficient of viscosity. So coefficient of viscosity, shear stress or shear rate, shear stress and shear rate, ठीक है, के बीच में एक वो है, रेशो है। वेयर एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस क्या कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मूविंग फ्लूइड ऑन इमर्स्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे हम आएंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस इज नोन एज, इसका आंसर है सरफेस टेंशन। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये मुझे कोई लग रहा है। इसका आंसर है आपके पास सी, कोहेजन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच enables it to resist tensile stresses is known as cohesion। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आंसर गलत लिखा हुआ था, मैंने चेंज करके इसलिए आपको बताया। ठीक है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच enable it to resist tensile forces is called cohesion। ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सरफेस इट enables, इक्वेशन का वो क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सरफेस, ठीक है, which enables it to resist tensile stresses is called cohesion। अच्छा, तो मैं आपको वही बता रहा था कि कोहीजन जो है बेसिकली वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, ये एक दो जो ये सामने मेरे नोट्स लिखे हुए हैं कि कोहीजन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सरफेस, इट enables द लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, याद रखें, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती है वो रेजिस्ट होती है कोहीजन की वजह से। ये क्या लिखा एडिशन का कि एडहीशन, attraction between molecules of the different surface, it enables to adhere to another body। ठीक है। अच्छा, फिर है surface tension। surface tension is a
is a property of a liquid which enables it to resist tensile stresses. आपको समझ आ गई? मतलब ये दोनों बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेसेस है, आपका सरफेस टेंशन भी गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका जो एग्जाम वेडा है आपको कोहिजन ही टिक करना है. So the property of a fluid which enables it to resist tensile stresses in our course it is cohesion. ठीक है, ऑल दो सरफेस टेंशन भी है अगर, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कोहिजन ना हो तो आप टेंसाइल स्ट्रेसेस सॉरी सरफेस टेंशन लिख दें, लेकिन अगर आपको कोहिजन और सरफेस टेंशन दोनों हो तो आप कोहिजन डालेंगे. ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस. फिर आखिर में क्या लिखा है कि एट द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड अ गैस, a liquid surface at the interface between two immiscible, not mixable liquids, and attraction between the molecules from an imaginary surface film which exerts a tension force in the surface. This liquid property is known as the surface tension. surface tension के बारे में explanation की गई है. अच्छा, दूसरी 39 में क्या चीज़ है कि ये द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच enables it to resist tensile stresses is called surface tension. इसका मतलब ये कि सरफेस टेंशन भी कोहिजन भी है. जहाँ पे आपके पास सरफेस टेंशन कोहिजन दोनों हो वहाँ पे आप कोहिजन डालें, क्योंकि इस एग्जाम बेटा में इसका आंसर कोहिजन है, लेकिन अगर कोहिजन ना हो तो फिर आप सरफेस टेंशन डालेंगे, याद रखना. ठीक है, अब हम आगे जाते हैं कि आगे बेसिकली क्या चीज़ लिखी हुई है. इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं क्योंकि इसने काफ़ी एमसीक्यू को पकड़ा हुआ था. ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं हम. नीचे अब इसको वो करना है, मिटाना है, आगे जाना है. ठीक है, अच्छा, द लॉस अच्छा फिर क्या है कि द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन द केस ऑफ द लेमिनर फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर है वेलोसिटी. ठीक है, द लॉस ऑफ द प्रेशर हेड इन द केस ऑफ द लेमिनर फ्लो इज प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी. ज़ाहिरी बात आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका प्रेशर है और जो वेलोसिटी है ये आपस में लिंक्ड है. ठीक है, जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे अक्सर वेलोसिटी कम होती है, नहीं मतलब ज़्यादा होती है, आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है अक्सर. ठीक है, जहाँ एक जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइवर्जेंट केस है इंचोमीटर में, डाइवर्जेंट केस में जहाँ पे आपका वेलोसिटी और प्रेशर दोनों साथ में कम हो रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि द लॉस ऑफ द प्रेशर इन केस ऑफ लेमिनर फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी है, ठीक है, उतना कम प्रेशर है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि जिसमें मैंने जो है ना मेजर लॉस की भी बात की हुई है कि मेजर लॉस इज इक्वल्स टू मेजर फ्रिक्शन लॉस जो होती है वो है आपके पास FLV² डिवाइडेड बाई 2GD. ठीक है, वेयर एच इज़ द हेड लॉस इन फीट और मीटर, एफ जो है वो डार्सीज कोफिशेंट है, डी आपका डायमीटर है, एल आपका लेंथ ऑफ द पाइप है, वी आपका वेलोसिटी है, और जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो इसमें अगर आप नोट करें कि हेड लॉस जो है, ठीक है, वहाँ पे तो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शन बताया था वो वैसे, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना एरिया के साथ लिंक्ड है बेसिकली आपका प्रेशर. ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगी वहाँ पे आपके पास प्रेशर कम होगा. ठीक है, वेलोसिटी को छोड़. ठीक है, तो हम्म, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो हम आगे जाते हैं, आगे क्या चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे लिखो कि फ्रिक्शनल लॉस इन लेमिनार फ्लो, बिकॉज लेमिनार फ्लो इज सो रेगुलर एंड ऑर्डरली we can derive a relation between the energy loss and the measurable parameters of the flow section. The relationship is known as the Hagen-Pauce theorem. अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये मैंने काफ़ी जगह पे देखा हुआ है. ठीक है, कि अगर आपकी लेमिनर फ्लो हो तो आपका फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, 32 के साथ इसका लिंक है. ठीक है, तो आप याद रखो कि जब लेमिनर फ्लो होता है तो जो फ्रिक्शन है, मेजर फ्रिक्शन लॉस है, तो वो आपका 32 के साथ लिंक्ड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32 म्यू एल वी डिवाइडेड बाई रो जी डी स्क्वायर. ठीक है, द हैजन this equation is valid for laminar flow. This is the Reynolds number less than 2000 if the two previous relationship for the HF and could be solved of this. अच्छा, ये इधर से ये निकला हुआ है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है बेसिकली. ठीक है,
ये लिखा हुआ है कि द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर इज़, इसका आंसर है मोर। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर इज़ मोर। ठीक है, आगे हम आते हैं, आगे कौन सा आंसर है। ठीक है, तो अच्छा 42 क्वेश्चन क्या है कि एन एयर वेसल इज़ प्रोवाइडेड एट द समिट इन अ साइफन। साइफन आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो एक पाइप होता है ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल दो लेवल्स के बीच में एक हायर लोअर हो, उसके बीच में जो पाइप होता है वो हम उसको साइफन कहते हैं, और समिट जो होता है उसका वो उसका हाईएस्ट पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ड्राइंग में भी हमारे पास गिवन है, ये जैसे आप ये ड्राइंग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इधर भी गिवन है। ठीक है, एज शोन द टू reservoirs A and B are compared by the hill are separated by the hill in order to transfer liquid from A to B। ठीक है, ये देखे ना बीच में आपका हिल भी हो सकता है कहीं। द फ्लो थ्रू द साइफन is, अच्छा, they are connected by a siphon. The highest point is called summit. The flow through the siphon is only possible if the pressure at the point S is below the atmospheric pressure. Therefore pressure difference will cause the flow। अच्छा, मतलब प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, इसमें सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है कि एन वेसल एंड एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन अ साइफन टू अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो, इसका आंसर है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसका रटा मारा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या लिखा है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइफन इज कॉल्ड समिट। द इंटरप्शन सच एज द कैविटेशन, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, such as the cavitation in the flow is caused by the pressure differences. Thus, an air vessel is provided at the summit in order to avoid the interruption in the flow and to get a continuous flow। ठीक है, वही है कि कंटिन्यूस फ्लो के लिए आपका समिट पे आपका एयर वेसल प्रोवाइड किया जाता है। दस एन वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, द इंटरप्शन सच एज कैविटेशन इन द फ्लो, कैविटेशन इन द फ्लो भी हो सकती है, उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं। हम नीचे आते हैं, नीचे क्या कहते हैं, द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ा था नोट्स में, मैं आपको वही उसी का रेफरेंस देता हूँ अभी। अच्छा, बाकी डिटेल तो मेरे ख्याल में वो दूसरे नोट्स में है, लेकिन मैं आपको इधर से बता देता हूँ कि विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है। वो एब्सोलूट या डायनेमिक या जो आपकी खाली विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी होती है। ठीक है, विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है बेसिकली आपके पास, ठीक है, वो आपके पास क्या चीज़ है, वो आपके पास है NS पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि ये जो इसके साथ लिंक्ड है ना, वो वन पोज है। वन पोज इज इक्वल्स टू 0.1 NS पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये MKS नहीं, सॉरी, ये इसका एक SI यूनिट है और एक इसका दूसरा यूनिट है ये पोज वाला। ठीक है, अब हम CGS है, सॉरी CGS है। ठीक है, CGS यूनिट इसका वन पोज है, और इसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है, वो एक्चुअली है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपकी। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टोक के साथ हम लोग। ठीक है, और ये सीन है। अब हम जाते हैं अपने उसमें कि हमारा MCQ क्या था। बेसिकली हमारा MCQ ये था कि, एक सेकेंड, ये हमारा MCQ है। ठीक है, ये है कि द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज़, तो जो मैंने आपको बताया था उसमें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जो है न्यूटन सेकेंड पर, अच्छा ये गलत, ये सही है, हाँ बिल्कुल सी आंसर है, इसका गलत लिखा हुआ आंसर। ठीक है, इसका आंसर द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए आपके पास सी। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास सी। तो इसका आंसर मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, इसका आंसर है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं
कि जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो बेसिकली आपका डिफ्यूसिव मोमेंटम है, और जो आपका डायनेमिक है आपको पता ही था कि एब्सोल्यूट है, ये मतलब विस्कोसिटी और ये जो एब्सोल्यूट और डायनेमिक सेम ही चीज़ है। अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट इनर्शिया, रिप्रेजेंट्स क्या, इट रिप्रेजेंट्स inertia as well as viscous forces, ठीक है। और डायनामिक विस्कोसिटी द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, काइनेमेटिक आपका इनर्शिया और विस्कस बोथ करता है, और आपको पता है कि काइनेमेटिक जो है ना बेसिकली आपका उसके साथ है, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक आपका इनर्शिया एज वेल एज विस्कस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, डायनामिक आपका सिर्फ विस्कस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो काइनेमेटिक है वो वी के साथ रिप्रेजेंट होता है, डायनामिक आपका म्यू के साथ रिप्रेजेंट होता है। रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी, जो आपके काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, और आपका बेसिकली द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन आपका विस्कोसिटी होता है, या डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये आपकी जो सिर्फ विस्कोसिटी, ये तीनों चारों चीज़ सेम चीज़ है, और इसका जो फार्मूला है वो द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब इसके जो है ना बेसिकली जो है ना, अच्छा, जहाँ पे ज़ाहिर बात, जहाँ पे इनर्शिया और विस्कस बोथ तो वहाँ पे आप काइनेमेटिक यूज़ करोगे, जहाँ पे सिर्फ विस्कस तो वहाँ पे आप डायनामिक विस्कोसिटी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी है ना वो काइनेमेटिक की डिपेंडेंट है और इन डायनामिक की इंडिपेंडेंट है। यूनिट्स आपको पता चल गया कि काइनेमेटिक की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और जो आपकी डायनामिक है सॉरी काइनेमेटिक की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और डायनामिक की आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, एनएस पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वेबर्स नंबर इज द, ऐसे आपको पता है कि वेबर किसके साथ ताल्लुक था, वेबर का ताल्लुक था, पहले हमने क्या पढ़ा था, रेनॉल्ड नंबर। ये इस नोट्स को छोड़ो, आप उसका याद करें जो हमने उसमें पढ़ा, वो बहुत अच्छे है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था रेनॉल्ड नंबर, फिर हमने पढ़ा था फ्रोड नंबर, फिर है वेबर्स नंबर, ठीक है। तो आपका जो पहला था वो था आपका इनर्शिया, रेशियो बिटवीन इनर्शिया एंड विस्कस। सेकंड था फ्रॉड नंबर, वो था आपका इनर्शिया, इनर्शिया रेशियो ऑफ द इनर्शिया एंड ग्रेविटी। और फ्रूट नंबर जो है, और बेसिकली जो थर्ड था आपका वेब नंबर, वो था आपका इनर्शिया और सरफेस टेंशन के बीच में, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इसका आंसर होना चाहिए बी, नहीं सॉरी, इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि वेब इज द वेबनार। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वेबल नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है। ये भी क्लियर होगा, हो गया आपका। नब नेक्स्ट में हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास choose the wrong statement. Alcohol is used in manometer because its vapor pressure is low, it provides suitable meniscus for the inclined tube, its density is less, it provides longer length for a given pressure difference. ठीक है, इसका आंसर है its vapor pressure is low, ठीक है। ठीक है, चूज द करेक्ट, सॉरी चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज लो, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सही स्टेटमेंट्स है कि इट प्रोवाइड्स सुटेबल मेनिस्कस फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, इट्स डेंसिटी इज लेस, इट प्रोवाइड्स लॉन्गर लेंथ फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, इट्स वेपर प्रेशर इज लो। तो इसका आंसर जो है बेसिकली कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज लो, ठीक है। अच्छा, वाई इज अल्कोहल यूज्ड इन मैनोमीटर, इसका जो है हम यहाँ पे भी देख लेते कि यहाँ पे क्या हमने सर्च किया हुआ है। They are utilized in the manometer because it is a low density liquid, ठीक है। low density liquid can be used to regulate and improve the deflections of the manometer, ठीक है। Why is alcohol being used in manometers, because it has, because it's a low density liquid, ठीक है।
In the decline tube, alcohol has an adequate and very visible meniscus. It also has a low density, allowing for a greater pressure difference. ठीक है, longer difference. तो मतलब ये कि वही वाली पॉइंट्स उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिए जो कि करेक्ट है कि इट हैज़ अ लो वेपर प्रेशर. ठीक है, डी सॉरी, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर की बात ही नहीं है. ठीक है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट हैज़ अ लो वेपर प्रेशर. It has a low density. It provides a longer range for the length, for the measurement of length, and it has a visible meniscus. ठीक है. अच्छा, नीचे हम जाते हैं. When a tank containing liquid moves with an acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid. When a tank containing liquid moves with an acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid remains horizontal, becomes curved, falls on the front, and falls on the back. इसका आंसर बेसिकली क्या है? इसका आंसर आपको रटना है. इसका आंसर ये है कि when a tank containing liquid moves with an acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid is falls on the front end. इसका आंसर है. ठीक है, when a tank, इसका आंसर क्या है कि when a tank, इसका क्वेश्चन क्या है, सॉरी, कि when a tank, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ. इसका आंसर है फॉल्स ऑन द फ्रंट एंड. ठीक है, आप फ्रंट एंड जिसमें याद रखें. ठीक है, फॉल्स ऑन द फ्रंट एक्सलेरेशन फ्रंट एंड. ठीक है, when a tank containing liquid moves with an acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid falls on the front end. ठीक है, नीचे हम आते हैं. नीचे क्या है? द प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ द हेड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू. इसमें आप क्या करोगे कि क्योंकि आपको पता है कि P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए और P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू रो जी एच, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू गामा इंटू एच. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गामा विच इज़ द स्पेसिफिक वेट विच इज़ इक्वल टू रो जी. ठीक है, रो जी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, तो आपका जो बेसिकली आपका रो जी है वही आपका डब्ल्यू है, आपका स्मॉल डब्ल्यू या रो या सॉरी गैमा. गैमा और डब्ल्यू हम सेम उसको कहते हैं, वो है स्पेसिफिक डेट. ठीक है, तो द प्रेशर ऑफ द 25 मीटर ऑफ द हेड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू क्या? आपके पास इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 245. ठीक है, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 हम पहुंच गए हैं. द हैमर ब्लो इन पाइप्स अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव लीकेज इन द पाइप. द पाइप बर्स्ट अंडर द हाई प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप इज सडनली. अच्छा, इसमें आंसर है सडनली का, ग्रेजुअली का नहीं आंसर. ठीक है, क्योंकि सडनली इसका क्या है, इसका ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि वाटर हैमर अकर्स व्हेन अ वॉल इज क्लोज क्विकली or pump shut down and causes the water pressure to rise and fall rapidly. Sounds like some hammering on the pipe can damage pipes causing them burst. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वाटर हैमरिंग इफेक्ट है. ठीक है, इसको आप क्लोजली आप देख भी सकते हैं कि क्या होता है. आपने क्लोजिंग दी हुई है, आप सडनली वॉल की वजह से बंद कर रहे हैं तो वाटर इफेक्ट होता है, इस वाटर हैमर इफेक्ट आता है. ठीक है, नीचे हम जाते हैं. नीचे क्या लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड बियंसी. ठीक है, सेंटर ऑफ द प्रेशर तो वो जगह है ना जो आपकी कौन सी होती है, जो कि जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसका सेंटर जब लेते हैं तो सेंटर ऑफ बियंसी होती है. लेकिन बेसिकली द फोर्स जो है वो बेयर फोर्स है, या उसको हम बियंसी भी कहते हैं. ठीक है, द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, upward pressure of the fluid on an immersed body is called buoyancy. ठीक है, an object, इसकी explanation क्या है कि it feels like lighter and way less in fluid uh, compared to an air. Fluid exerts an upward force on the body immersed in it. This force that tends to lift the body is called the buoyant force or the force of the buoyancy. Buoyant force is caused by the increase of the pressure with the depth in fluid. ठीक है, buoyant force is caused by the increase of the pressure
विद द डेप्थ इन फ्लूइड। अच्छा, नीचे हम जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द वियर इज अबव द टॉप सरफेस ऑफ द वियर इज नोन एज, इसका जो आंसर है ना वो हमने व्हेन द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द वियर इज अबव द टॉप सरफेस ऑफ द वियर इज नोन एज सबमर्ज्ड वियर। ठीक है, इसके दो तीन टाइप क्वेश्चंस है, एक आपका ब्रॉड क्रेस्टेड वियर और आपका नैरो क्रेस्टेड, वो आपको मैंने बताया था नोट्स में, वो भी मैं आपको कंपेरिजन आगे आ जाएगा फिर आपको वो भी बता दूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका वियर से पानी ऊपर चला जाए तो उसको आप सबमर्ज वियर कहते हो, जाहिर बात सबमर्ज हो गया। ठीक है, सो व्हेन द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द वियर is above the top surface of the weir is known as submerged weir। ठीक है, सबमर्ज वियर का ये कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको डैश करके बता दिया कि इधर आप देखें कि जो आपका एच अमाउंट है और एच अवेलेबल है वो कितना है, आप देख सकते हैं। तो ये सबमर्ज नीचे लिखा भी है सबमर्ज वियर। ठीक है, ये बियॉन्ड फोर्स का ये भी चीज़ लिखी हुई है बड़ी चीज़, थोड़ा देख लेते हैं। तो डीपर द फ्लूइड, if the surface of the liquid is convex, so जो आपका मिनिस्कस है शायद ये, हाँ ये मिनिस्कस की बात हो रही है। ठीक है, ये तो इस पेंटिंग हुआ है कि इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कन्वेक्स देन कोहेजन प्रेशर इज नेग्लिजिबल, कोहेजन प्रेशर इज डिक्रीज, कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज। तो इसका आंसर है इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कन्वेक्स देन कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इफ द सरफेस ऑफ द if the surface of the liquid is convex, cohesion pressure is increased। कन्वेक्स का मतलब क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए कौन सा है, ए है द बॉटम ऑफ द कनकेव मिनिस्कस। ठीक है, और बी है द टॉप ऑफ द कन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, तो अगर आपको कन्वेक्स है तो कन्वेक्स कौन सा है, कन्वेक्स है आपका बी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कनकेव आपका ये हो गया, ये चीज़ आपकी कनकेव है और ये चीज़ आपकी कन्वेक्स है। ठीक है, तो आपकी जो केव है वो केव की तरह आप याद रखें कि दिस इज टाइप ऑफ केव, ओपन केव। और ये आपकी जो है ना ये अजीब सी यू है, नहीं यू जो है आपका वो कनकेव है। ठीक है, तो इसमें अगर आप याद रखें, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जब आपका क्या लिखा हुआ है द बॉटम ऑफ द कनकेव मिनिस्कस। ठीक है, कनकेव में जो आपको बताया कि यू है। ठीक है, तो यू जो है आपका वो आपका कनकेव है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि if the surface of the if the surface of the liquid is convex तो cohesion pressure is increased। ठीक है, बी में आपका cohesion pressure increase हो रहा है और ए में आपका cohesion pressure decrease हो रहा है। ठीक है, so the cohesion pressure
ये आपका पहले तो आपको ये पता चल गया है कि आपका जब कोहेजन प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका कन्वेक्स आता है, और जब आपका कोहेजन प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपका कनकेव होगा। ठीक है। व्हेन द अट्रैक्शन, अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है कि द surface of the liquid is convex, then a cohesion pressure is when the attraction between the same kind of the molecules is more, which is the cohesion. Then the attraction between the different kinds of the molecules addition. Then the liquid has a tendency to occupy a smallest area due to due to this due to this uh, due to this due to this tendency, the upper surface of the liquid becomes convex. ठीक है। मतलब ये है कि कन्वेक्स की शेप तो ऐसी थी ना, तो आपकी जो शेप है वो ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब आपकी जो है ना आपकी जो कोहेजन ज़्यादा हो ना, उसकी वजह से जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में वो होते हैं, तो एडहीशन कम हो जाती है। तो एडहीशन ग्लास के साथ जो है वो कम हो जाती है, तो वो ऐसी शेप बना देते हैं, और बीच में आपकी कुछ शेप कुछ साइड्स में आपका रह जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो ये वजह है। इसकी मैं फिर से आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बेसिकली कि व्हेन, इसका मैं थोड़ा सा जूम इन भी आपके लिए कर लेता हूँ कि व्हेन, ठीक है, when the attraction between same kind of the molecules is more, which is called cohesion. Then the attraction between the different kinds of the molecules adhesion. Then, ठीक है, then the attraction between the different kinds of the molecules, which is the addition. Then the liquid has a tendency to occupy the smallest area. Due to this tendency, the upper surface of the liquid becomes convex. For example, when a glass tube is inserted in mercury, the liquid depressed down as compared to the general level of the mercury in the tank, and the surface of the mercury gain a convex shape. So the answer is C. ठीक है, कि वही है, कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब नीचे जो आंसर है वो क्या है बेसिकली, कि इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कन्वेक्स then the cohesion pressure will be increased. A convex meniscus occurs when the particles in the liquid have a stronger attraction to each other than the material of the container. समझ आई ना, ग्लास और उसके बीच में कम हो और आपस में लिक्विड का बहुत ज़्यादा हो कोहेजन। नीचे जाते हैं। The increase in pressure at the outer edge of the drum of the radius completely filled with the liquid of density this and rotating at this is P, इसका आंसर है PWR² divided by 2। PWR² divided by 2। ठीक है, जिसमें आपके स्क्वायर आते हैं सारे, और सारे 2 है। ठीक है, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि the increase in pressure at the outer edge of the drum of the radius R completely filled with liquid the density rho and the rotating at W radians per second is PWR² divided by 2। ठीक है, तो पी डब्ल्यू रो बन के रो W², इसको पी कह दो। ठीक है, पी या रो एक ही बात है। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, पी इज इक्वल टू रो, यहाँ पे इसकी वो भी हमें बताई गई, इसकी जो वो है डेरिवेशन है कि पी इज इक्वल टू रो जी एच है, एच इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई 2G है। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आपका हो गया है WR, तो P इज इक्वल्स टू आपके पास ये सारा आ जाता है, इसमें सारे के सारे 2 है,
आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि द इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज ऑफ द ड्रम of a radius r completely filled with the liquid of the density rho and rotating at w radians per second is p w r square divided by 2। ठीक है, तो सारे 2 आते हैं, p या रो एक ही बात है इधर, याद करने के लिए मैंने इसको p बोला हुआ है। अच्छा, the atmospheric pressure the atmospheric pressure with increase in altitude decreases first slowly and then steeply। The atmospheric pressure with increase in altitude, ठीक है, the atmospheric pressure with increase in altitude decreases first slowly and then steeply। इसकी वजह क्या है बेसिकली, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि the pressure at the pressure at any level in the atmosphere may be interpreted as the total weight of the air above the unit area at any elevation। At higher elevation, there are fewer air molecules above a given surface than a similar surface at a lower level. For example, there are fewer molecules above the 50-kilometer surface than they are found above the 12-kilometer surface, which is why the pressure is less at 50 kilometer। ठीक है, what this implies is that atmospheric pressure decreases with increasing height। Since most of the atmosphere's molecules are held close to the Earth's surface by the force of the gravity, air pressure decreases rapidly, at first slowly and then at high level steeply। ठीक है, since more than half of the atmosphere molecules are located below altitude of 5.5 kilometer, atmospheric pressure decreased roughly 50% to around 500 mb, जो इसकी यूनिट है। Within the lowest 5.5 kilometer, above the 5.5 kilometer, the pressure continues to decrease at an increasing slower rate। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि ठीक है कि following are the reasons due to which the atmospheric pressure vary as we go up। ठीक है, density, the denser the air, the more molecules are there in the given space। it's like the difference between having a large party packed into a tiny living room versus having the same large group of the people in a big recreation hall। The denser the air, the more collisions there are between the molecules because there is less room for them to avoid running into each other. So we get air pressure, so we get more air pressure। Altitude, which is the height, pressure decrease with increase in altitude and pressure increase with increasing depth। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब है, ये कह रहा है कि जैसे कि आप ऊपर जाते हो तो आपके पास एयर पार्टिकल्स उस तरह आपको नहीं मिलते, वो कम होते जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई है कि कितने किलोमीटर बता रहा था वो, एक सेकंड में यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, ये बता रहे 50 किलोमीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फ्यूल पार्टिकल्स अबाउट 50 किलोमीटर्स। ठीक है, 50 किलोमीटर्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो आपका एयर प्रेशर है, ठीक है, वो द एटमोस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली, इसका आंसर है। अब नीचे जाते हैं, द टॉर्क, ठीक है, ठीक है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ फुटस्टेप बेयरिंग इज, ठीक है, ये हमारे नोट्स में भी है, लेकिन इसका जो आंसर है ना आपको ऐसे याद करना है कि इसको 4 याद करो। ठीक है, कि म्यू पाई स्क्वायर एन आर 4 जब लिखो ना
तो आपके फुट स्टेप वाली चीज़ आएगी। क्योंकि एमसीक्यू तो आपका एमसीक्यूज के मुताबिक ही होंगे ना, आपके कोर्स के रिलेटेड तो नहीं होंगे। तो इसमें आपको ये याद करना है कि जब आपका NR4 होता है, NR पावर 4 होता है, तो तब फुट स्टेप हो, तो फिर इसका आंसर NR4 हो। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। Dynamic viscosity of most of the gases with increase in temperature, ठीक है, increases। इसका आंसर क्या है कि dynamic viscosity of most of the gases with increase in temperature increases। ठीक है, इसकी explanation ये है कि when increases temperature, random motion of the gas molecules are also go fastly, and the reason for the viscosity of the gas in the random motion of the particles or molecules of the gas, so the viscosity is increased। ठीक है, यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर लिक्विड डायनामिक विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द cohesive forces which reduces the temperature, so as the viscosity। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका लिक्विड की बात हो रही हो तो लिक्विड जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ शायद डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, लेकिन गैस के साथ आपका जो डायनामिक विस्कोसिटी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा होता है। बट फॉर गैसेस विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिफ्यूजन ऑफ द मोमेंटम विच इंक्रीज विद टेम्परेचर, मीन्स द गैस पार्टिकल्स will diffuse their momentum quickly, so viscosity increases। In liquids we are increasing the temperature, both kinematic and dynamic viscosity decreases। याद रखो, ठीक है, in liquids if we are increasing the temperature, both the kinematic and the dynamic viscosity decreases। In gases if we increase the temperature, both the kinematic and dynamic viscosity increases। ठीक है, अगर अच्छा आगे क्या लिखा है, ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन अब क्या है कि सारे ऐड हो रहे होते हैं, तो जी प्लस रो डिवाइड बाई जे, जो भी इसका आंसर है, ये इसका आंसर है ए। ठीक है, सब कुछ ऐड हो रहा है। सेंटर ऑफ द बियॉन्सी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या है, द सेंट्रॉइड ऑफ द इमर्स पार्ट ऑफ द शिप और अदर फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ बियॉन्सी है। ठीक है, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लेमिनर फ्लो इन पाइप्स इन, ये लॉस ऑफ द लेमिनर में हम नोट्स में था। ठीक है, ये इसका आंसर है 32 के साथ हमने याद किया है कि 32 म्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 32 के साथ उसको याद किया हुआ है। अच्छा, इसका आंसर क्या है कि अच्छा याद रखो कि लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द विस्कोसिटी फॉर लेमन और फ्लो अगर बात हो रही हो तो आप 32 के साथ इसका आंसर लिखोगे, लॉस ऑफ द विस्कोसिटी और लेमन और फ्लो। ठीक है, नीचे क्या है कि फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड द नॉर्मल प्रेशर exerted by the liquid acts at all points on the surface of the body। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन सॉरी क्या है कि फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड द नॉर्मल प्रेशर exerted by the liquid acts at all points on the surface of the body। और ये सारे नॉर्मल होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड द नॉर्मल प्रेशर exerted by the liquid acts at all points on the surface of the body। ठीक है, अच्छा 60th MCQ क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, विस्कोसिटी की बात मैंने पहले भी आपको की थी कि उसकी अगर कभी भी बात हो आप शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ भी ऊपर लिखा भी है हमारे पास कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर स्ट्रेस and the shear rate of a fluid subjected to a mechanical stress। ठीक है, the ratio of the shear stress to shear rate is a constant for given temperature and pressure and defined as viscosity or the coefficient of the viscosity। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से बता देता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द shear stress and the rate of the shear strain। 61 क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर से मैं बताता हूँ कि डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर से बताता हूँ मैं आपको, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप or in two different pipes। A differentiometer manometer
consists of a U-tube containing a heavy liquid whose two ends are connected to a point which difference of the pressure is to be measured. Which difference of the pressure is to be measured. नीचे हम जाते हैं when a body is immersed wholly or partially in a liquid it is lifted up a force equal to the weight of the liquid displaced by the body. This statement is called Archimedes principle. फिर से बता देता हूँ when a body is immersed wholly or partially in a liquid it is lifted up by a force equal to the weight of the liquid displaced by the body. This statement is called Archimedes principle. ठीक है अच्छा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बेयरिंग फोर्स that is exerted on the body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces. Archimedes principle is the law of physics and fundamental of fluid mechanics. ठीक है अच्छा नीचे क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बात था कि स्टडी की बात अगर हो रही हो तो आप डिस्चार्ज की बात करें यूनिफॉर्म की बात हो तो वेलोसिटी की बात करेंगे ठीक है तो द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड अच्छा मैं आपको डायरेक्ट आंसर का बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन ठीक है इसका आंसर है वेलोसिटी डेप्थ प्रेशर चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड फ्लो ठीक है देखो साफ बात है यहाँ पे और कुछ एमसीक्यू है ही नहीं उस तरह आपको मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि स्टडी हो तो आप क्यू की बात करोगे और अगर यूनिफॉर्म की बात हो रही हो तो आप ना बेसिकली वेलोसिटी की बात करेंगे अब इसके बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो आपको मैं वैसे बता देता हूँ जो गलत है द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल ये गलत है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकता डिफरेंट होंगे ठीक है दूसरा ऑप्शन ये है कि द वेलोसिटी ऑफ द सक्सेसफुल फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट इज सेम एज द सक्सेसफुल पीरियड्स ऑफ द टाइम अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नहीं हो सकता क्योंकि आपको अगर पता हो कि वो तो यूनिफॉर्म नहीं होता है ठीक है वो तो अगर यूनिफॉर्म होता तो शायद ये ठीक होता लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में आपका सेम नहीं है वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है तीसरा पॉइंट जो कि सही है वो क्या कहता है कि वेलोसिटी डेप्थ प्रेशर एक्सेट्रा चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन द फ्लूइड फ्लो ये इसका आंसर सही है ठीक है वही बात जो मैंने आपको कही थी वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है 64 क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉलर diameter is dipped in water the water rises in the tube with an upward ठीक है अब इसका आंसर क्या होना चाहिए when a tube of the smaller diameter is dipped in water ठीक है the water rises in the tube with an upward अच्छा इसमें जो चीज़ आपको याद करनी है वो मैंने कनकेव और कन्वेक्स की बात आपको की थी ठीक है तो इसमें अगर आप नोट करें इसमें जो है ना मेरे ख्याल में पानी है तो पानी जो है ना बेसिकली उसकी आपस में जो कोहिजन होती है वो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती इसका आंसर क्या है इसका आंसर है ए करके बिल्कुल सही क्योंकि जो कन्वेक्स है ना उसमें कोहिजन आपस में लिक्विड का बहुत ज़्यादा होना चाहिए ये तो वाटर है वाटर पीते थे मरकरी होती फिर कन्वेक्स होता है लेकिन इसमें क्योंकि वेन अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर द वाटर राइजेज इन द ट्यूब विद एन अपवर्ड कनकेव सरफेस क्योंकि कनकेव का मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसका जो वो होता है वो होता है यू की तरह ठीक है आपका पूरा पूरा कवर होता है इसमें आपका कवर नहीं होता यहाँ पे आपकी रिमेनिंग रहती है ग्लास के साथ तो वो आपको मैंने वो वजह पहले भी बताई थी तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए ठीक है अच्छा नीचे हम जाते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है इसके कॉन्सेप्ट क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये है कि capillary action is the ability of the fluid through a narrow space without the application of the external force. When a tube of very small diameter is dipped inside a fluid, we can see either a rise or a fall of the fluid inside the वही मैंने बात की थी. If the fluid level increases in the tube, it is called capillary rise. And if the fluid level decreases, it is called the capillary fall. The reason for the capillary action is adhesive and cohesive forces. Adhesive forces are the intermolecular forces between the molecules of the two different substances, and cohesive forces are the intermolecular forces between the molecules of the same substance. If the adhesive force is more compared to the cohesive force,
देयर विल बी अ कैपिलरी राइज, ठीक है। If the capillary force is more compared to the cohesive force, there will be a capillary rise. मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि कन्वेक्स और कनकेव का क्या फ़र्क था, कि कनकेव जो था बेसिकली उसमें आपका राइज होता है, ठीक है, और कन्वेक्स में आपका डिक्रीज होता है। कन्वेक्स कब होता है, जब कोहेसिव फोर्सेस आपस की जो लिक्विड की होती है वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो, तो वो आपस में कोई ग्लास के साथ स्टिक ना हो, ठीक है। मतलब ये है कि लिक्विड और ग्लास के बीच में जो एडिसिव फोर्सेस है वो कम हो, और जो कोहेसिव फोर्सेस है आपस में उनकी ज़्यादा हो लिक्विड की, तो उस केस में जो फॉल होगा, ठीक है, जो कैपिलरी फॉल होगा, और आपको बताया था मैंने कि उसमें कन्वेक्स होगा। लेकिन दूसरे केस में अगर आपके एडिसिव फोर्सेस ज़्यादा हो, मतलब ये एडिसिव फोर्स का वही मतलब है कि लिक्विड और जो ग्लास के बीच में फोर्सेस एडिसिव फोर्सेस ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन आपस में लिक्विड, तो उस केस में हम कहते हैं कि इसमें बेसिकली हमारा राइज होगा, कैपिलरी राइज होगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई कि इफ़ द एडिसिव फोर्स इज मोर कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स there will be capillary rise, and if the cohesive force is more compared to the adhesive force there will be a capillary fall, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है कि ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मरकरी में क्या हुआ है। मरकरी के आपस में कैसे फोर्सेस ज़्यादा है, उसमें आपकी बेसिकली कैपिलरी फॉल होगी, और जो वाटर है उसकी आपस में कैसे फोर्सेस कम है, तो उसमें आपका बेसिकली राइज होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सो द राइज ऑफ द लिक्विड इज मोर इन द ट्यूब ऑफ द स्मॉलर, अच्छा वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, when a tube of a smaller diameter is dipped in water, the tube within tube with अच्छा, when a tube of a smaller diameter is dipped in water, the water rises in the tube with an upward concave surface, ठीक है, इसका आंसर है। फिर नीचे हम जाएंगे कि a piece of the metal of the specific the piece of the metal of the specific gravity 7 floats in the mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? इसका आंसर है, ये मैंने याद भी किया हुआ है वैसे, 0.515। A piece of the metal with a piece of the metal of specific gravity 7 floats in the mercury of the specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? इसका आंसर है 0.515, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे किया है, इसको सॉल्व ऐसे किया कि स्पेसिफिक, इसमें इन लोगों ने ऐसा काम किया है जो कि काफ़ी लेंथी है, तो आप डायरेक्ट अगर एमसीक्यू याद कर लें तो वो बेहतर होगा। वो है 0.515। वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट देखो, सिंपल बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप क्या होती है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू आपका क्या चीज़ है, आपकी होती है बेसिकली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आप ये मरकरी का चेक करें वो क्या होगा, आपके पास 7 है, 7 × 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो ये आपके पास हो गया डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज इक्वल टू 7000, ठीक है। दूसरा केस आपके पास क्या है कि आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कौन सी गिवन थी, इन मर्करी ऑफ स्पेसिफिक, अच्छा पीस द मेटल स्पेसिफिक, अच्छा सॉरी, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास मेटल की है, ठीक है, तो आप लिख दें मेटल, ठीक है, मेटल। ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल आ गई। अब आपको पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आपको क्या फाइंड करनी है, मर्करी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी आपको पता है, आप यहाँ पे लिखे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
क्या मतलब फ्लूइड नहीं है, इसमें कोई भी सब्सटेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू, फिर आप वाटर फाइंड करते हैं। तो पहले हमने क्या फाइंड की है कि ऑफ द मेटल फाइंड की है, फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ द मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब हम यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ मरकरी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, बेसिकली इसका है 13.6 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू आपके पास 1000 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या है बेसिकली कि 13600 आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है, 13600। अब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अच्छा, जो आपको पता है कि वेट ऑफ द मेटल पीस इज इक्वल्स टू बियॉन्ड फोर्स आपके पास आ गई है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, तो इसने आपस में इन लोगों ने किया हुआ है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, इसमें जो इसने ऐसे किया है कि अच्छा, बेसिकली मेटल आपका उसमें जा रहा है, ठीक है, मेटल आपका मरकरी में जा रहा है। तो आपके पास, अच्छा हम इसको मिटा देते हैं ना, आपके पास सारे वो आ गए, ठीक है, वैल्यूज़ आ गई, डेंसिटी ऑफ द आपके पास मरकरी भी आ गई है और डेंसिटी आपके पास मेटल भी आ गई है। अब बात ये है कि जब वेट ऑफ द मेटल पीस इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स, बिल्कुल सही है। ये जितना आपका नीचे जाएगा, ठीक है, क्या लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, ठीक है। अब जाहिर बात है जितना आपके पास वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही पार्ट वो नीचे होगा ना मरकरी का। तो आपके पास पता है आपको कि वेट आपके पास क्या चीज़ है, 7000 आपके पास स्पेसिफिक वेट हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट आपके पास पता है आपको जितना वो वेट वो कर रहा है। और अब आप चेक करेंगे कि जो है ना 7000, हाँ रोवी है, रोवी, ठीक है। वेट आपके पास क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू, नहीं, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू आपके पास आता है ये वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो W जो है बेसिकली आपके पास आ गया है क्या, ठीक है। W जो है ना वो तो आपके पास आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ से वेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट बेसिकली क्या चीज़ है कि वेट नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। स्पेसिफिक वेट आपके पास आ गया 7000 इंटू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपके पास ये आया है 13600 और ये है वी डिस्प्लेस्ड, ये आप डिवाइड कर लो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कैलकुलेशन है तो 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.515, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता था, ठीक है। नीचे हम जाते हैं इनके फ्लो, ठीक है। A flow through an expandable tube at a constant rate is called, a flow through a expandable tube at a constant rate is called, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस अब मैं आपको बताता हूँ। फ्लो थ्रू एक्सपेंडेबल ट्यूब, एक्सपेंडेबल ट्यूब में आपको पता है कि आपकी जो एरिया है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब डिफरेंट हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब दूसरी बात यह है कि फ्लो थ्रू अ एक्सपेंडेबल ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट है तो स्टेडी है, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म इसका आंसर है। आपको पता चल गया वही मेरी वाली बात, लेकिन क्योंकि आपकी एरिया अप एंड डाउन हो रही है तो वेलोसिटी भी आपकी अप एंड डाउन होगी, क्योंकि एरिया इज़ एक्चुअली, एरिया ज़्यादा हो तो वेलोसिटी कम होती है, एरिया कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी यहाँ पे वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है, वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है मतलब कि यूनिफॉर्मिलिटी में फ़र्क आ रहा है। आपको मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म आप वेलोसिटी के बेसिस पे चेक करते हो कि अगर वेलोसिटी सेम हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आप कहते हो कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो है, वेलोसिटी की बात ना करो, यूनिफॉर्म फ्लो है। और स्टडी की बात मैंने आपको ये थी कि इसमें आप डिस्चार्ज चेक करोगे, डिस्चार्ज एक पॉइंट से अलग पॉइंट में सेम हो तो आप कहोगे कि यार स्टडी फ्लो है, अगर नहीं हो सेम एक पॉइंट से अलग पॉइंट में, आप कहोगे यार ये तो नॉन स्टडी फ्लो है,
ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फ्लो विद एन एक्सपेंडेबल ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट का मतलब ये है कि Q इज इक्वल्स टू Q सेम है। और दूसरी बात ये एक्सपेंडेबल ट्यूब है, मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे एक फ़र्क आ रहा है वेलोसिटी का, तो इसकी वजह से हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, तो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, इसका आंसर भी है फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडेबल ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आइए हम जाते हैं रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, इसका आंसर है full immersion or completely enclosed flow as with pipes, aircraft, wings or nozzles. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, इसका आंसर है फुल इमर्शन और completely enclosed flow as with pipes, aircraft, wings, nozzles, etc. फिर से मैं बताता हूँ आपको, रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन फुल इमर्शन और completely in enclosed flow as with pipes, aircraft, wings, nozzles, etc. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि रेनॉल्ड नंबर helps in prediction of the flow patterns throughout various flow scenarios. There are two uh, forms of flow: laminar flow and turbulent flow. The Reynolds number tells us whether the flow is laminar as well as turbulent. Laminar sheet-like circulation, turbulent flows at low Reynolds number 2000 से less. The flow appears to be turbulent at different, the flow appears to be turbulent at different excessive Reynolds number. The ratio of the inertial forces to viscous forces define the Reynolds number. काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की गई है ये वैसे रेनॉल्ड नंबर के बारे में, तकरीबन सारी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि Next ये लिखा हुआ है कि the loss of the head due to the friction in the pipe of a uniform diameter in which a viscous flow is taking place is the loss of the head due to the friction in the pipe of a uniform diameter in which a viscous flow is taking place। इसका आंसर है हमारे पास 16। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। इसको आप याद करो, हमेशा आप इसको कंफ्यूज करते हैं 64 से। 64 आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर है 1 बाय, नहीं सॉरी 16, इसका 16 बाय रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द पाइप ऑफ द यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच द विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस, इसका आंसर है 16 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे की गई है कि आप बेसिकली आपका लॉस ऑफ द हेड हो रहा है, तो आप इसमें मेजर लॉस एफ 4 FLV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन जो फैक्टर है वो आप क्या डालोगे, अच्छा वो तेरी खैर, ये याद रखो, आप आके याद रखो। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर आपका क्या होता है, 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, NCF तो ये कैसे ये 16 कैसे बन गया। बस याद रखो कि फ्रिक्शन फैक्टर जो है 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर है, लेकिन इसमें जो आंसर है वो 16 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर है, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। अच्छा, फॉर लेमिनार फ्लो आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो है 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन में ये लिखे द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द पाइप ऑफ द यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच द विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस इज 16 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स का क्या आंसर है कि प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर possess all of the above। ठीक है, practical fluids are viscous, possess surface tension, are compressible, possess all the above properties। ठीक है, क्या बात है, practical fluids है क्या, all of the above। ठीक है, practical fluids are cohesive। ठीक है, नहीं सॉरी, कोहेसिव की बात ही नहीं की गई इसमें। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर विस्कस, possesses surface tension, are compressible, possess all the above properties। अब हम आते हैं 70 क्वेश्चन में। 70 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a compound pipe of diameter D1, D2, D3 having length this and that। ठीक है, by an equivalent ठीक है, the compound pipe of diameter D1, D2, D3 having the lengths L1, L2 and L3
is to be replaced by an equivalent pipe of the uniform diameter d and of the same length L as that of the compound pipe. The size of the equivalent pipe is given by इसका आंसर है d, जो कि है L by d 5. आपके पास सारे इसमें 5 के एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. L by d5 is equals to L1 by d1 whole power 5 plus L2 divided by d2 whole power 5 plus L3 divided by d3 whole power 5. ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, बस ये याद रखो, जब कंपाउंड पाइप की बात हो और इक्विवेलेंट की बात हो तो आपके पास पावर आप 5 देखो. द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू कंट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. ठीक है. The tendency of the liquid surface the tendency of the liquid surface to contract is due to the following property. इसका है आंसर सरफेस टेंशन. ठीक है, क्योंकि ये बात लिक्विड सरफेस की बात करें तो इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू surface tension. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? The surface tension is a contractive tendency of the surface of the liquid. This allows it to resist an external force. Due to the surface tension, a liquid acquire minimum surface area. Due to the surface tension, liquid surface behaves as a stretched skin. Surface tension is caused because of the molecule attractions. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि it is surface tension is defined as the force per unit length in the plane of the liquid surface at the right angles to the either side of the imaginary drawn to the surface. ठीक है. इसका क्या, surface tension equals to force by length and unbalanced force is developed at the interface stretch or अच्छा, इसका क्या है कि it is the tendency of the liquid surface to shrink into a minimum surface area. The SI unit of the surface area is Newton per meter. ठीक है. It allows it allows insects to float and slide on the water surface, usually more dense than water. The molecules at the surface have unbalanced forces rather than molecules at deeper and resultant force moving to the surface. बस ये आंसर है. ठीक है. तो इसका मैं फिर से बता देता हूँ. इसका MCQ के द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस टू कंट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग. The tendency of a liquid surface to contract is due to the following properties. Answer है surface tension. The Newton's law of the resistance is based on the assumption that इसका सारा का सारा आंसर है. ठीक है. प्लेन्स ऑफ द बॉडी आर कम्प्लीटली स्मूथ. स्पेस अराउंड द बॉडी इज कम्प्लीटली फिल्ड विद फ्लूइड. फ्लूइड पार्टिकल्स डोंट एक्सर्ट एनी इन्फ्लुएंस फॉर वन अनदर. इसका आंसर है डी. तो न्यूटन्स लॉ का क्या आंसर है? इसका आंसर है कि Newton's law of the resistance is based on the assumption that planes of the body are completely smooth. Space around the body is completely filled with the fluid. ठीक है. फ्लूइड पार्टिकल्स डोंट एक्सर्ट एनी इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर. ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है सारे के सारे. ठीक है. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. फिर से बता देता हूँ. द न्यूटन्स लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द assumption that A. Planes of the body are completely smooth. B. Space around the body is completely filled with the fluid. C. Fluid particles don't exert any influence on one another. इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. फॉर मैनोमीटर, a better liquid combination is one having higher surface tension. ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कम्बिनेशन इज वन हैविंग हायर सरफेस टेंशन. ठीक है. इसका आंसर ये है कि बिकॉज ड्यू टू द सरफेस टेंशन देयर विल बी राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टैक्ट एंगल. So the measure pressure we require height raised due to the pressure only. If the surface tension is more, then there will be errors because of the height raised due to the surface tension. For a manometer, a better liquid combination is one having a higher surface tension. ठीक है. आगे क्या है? क्या flow in a pipe is neither laminar or nor turbulent when the Reynolds number is B between 2000 and 2800. A flow in a pipe is neither laminar or turbulent when the Reynolds number is between 2000 and 2800. क्यों? क्योंकि ये basically transitional flow होती है आपकी. The point in a immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken is called center of pressure. इसका आंसर है. ठीक है. The point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken is known as center of pressure. ठीक है. फिर से रिपीट करता हूँ.
The point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken as is known as the center of pressure. ठीक है, Stoke is the unit of its explanation की the center of the pressure is the point of the application of the resultant of total pressure force on the surface. It can be found by applying the principle of the moments. This is that the sum of the moments of the resultant force about an axis is equal to the sum of the moments of the component force about the same axis. According to the Pascal's law, the pressure and intensity of the pressure the pressure or the intensity of the pressure at a point in a static fluid is equal in all directions for a plane surface of the arbitrary shape immersed or in a liquid is such that जो जरूरत नहीं है सही है ठीक है हो गया ठीक है फिर से मैं बताता हूँ द पॉइंट इन immersed body through a नहीं the point in the immersed body through which the resulting pressure of the liquid may be taken is known as center of pressure. Stoke is the unit of पहले बताया था आपको कि पहला जो यूनिट था मैं नोट्स में जो पढ़ा था वो था पॉज का दूसरा था स्टोक का काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसका आंसर CGS है ठीक है तो इसका आंसर है कि स्टोक इज द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS यूनिट्स द वेपर प्रेशर ओवर द कनकेव प्रेशर इज ए लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस ठीक है फिर से बताता हूँ द वेपर प्रेशर ओवर द कनकेव surface is less than the vapor pressure over the plane surface. इसका explanation क्या है the center of अच्छा ठीक है अच्छा क्या है इसका आंसर है कि the vapor pressure over the concave pressure the vapor pressure over the concave surface is less than the vapor pressure over the plane surface. The vapor pressure over the concave surface is less than the vapor pressure over the plane surface. The vapor pressure over the concave surface is less than the vapor pressure over the plane surface. The velocity at which the flow changes from laminar flow to the turbulent flow is called the critical velocity. ठीक है the velocity at which the flow changes from the laminar flow to the turbulent flow is called the critical velocity. A velocity at which the flow changes from the laminar flow to the turbulent flow is called the critical velocity. Mercury is often used in barometer because ठीक है it is the best liquid अच्छा इसका आंसर है B and C. The height of the barometer will be less. Its vapor pressure is so low that it can be neglected. ठीक है तो इसका आंसर है D both B and C. इसका आंसर है the height of the barometer will be less. अच्छा इसका आंसर क्या है कि mercury is often used in barometer क्यों क्योंकि the height of the barometer will be less. Its vapor pressure is so low that it may be neglected. ठीक है मतलब एरर्स आपकी कम होगी ठीक है फिर से बताता हूँ कि mercury is often used in barometer because the height of the barometer will be less. Its vapor pressure is so low that it may be neglected. इसका आंसर ये दोनों है B and C. A vertical flow, no, sorry, a vertical wall is subjected to pressure due to one kind of the liquid on one side of one of which of the following statement is correct. A vertical wall is subjected to pressure due to one kind of the liquid in one of its sides. Which of the following statement is correct? The pressure on the wall at the liquid अच्छा इसका आंसर क्या है the pressure on the wall at the liquid level is zero and the bottom wall is maximum ठीक है इसका explanation यहाँ पे हमारा की गई है कि प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द वॉल इज जीरो प्रेशर द बॉटम ऑफ द वॉल इज रो जी है क्योंकि आपका सारा ऐड हो रहा होता है टोटल रिजल्टेंट प्रेशर आपका ये है ये क्लियर नहीं है द रिजल्टेंट प्रेशर विल एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर डायग्राम एट h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल hence it acts at 2h/3 from the free surface of the wall. फ्री सरफेस से कितना है 2h/3 और बॉटम से कितना है h/3 ठीक है दिस रिजल्टेंट प्रेशर विल एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर डायग्राम दिस इज एट द h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल hence it acts from the 2h/3 from the free surface of the wall ठीक है center of the pressure compared to center of the gravity is below it
ठीक है। सेंटर ऑफ द प्रेशर नीचे होता है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऊपर होता है, याद रखो। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो आपकी होती है वो अक्सर जो स्टेबल पोजीशन होता है उसमें क्या होता है, पहले आपका मेटल सेंटर होता है, फिर आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है, फिर आपकी सेंटर ऑफ बयान्सी होती है, उसके नीचे आप समझे कि नीचे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका क्या होता है, नीचे होता है। तो सेंटर ऑफ द प्रेशर कंपेयर टू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज बिलो इट। ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द हाँ, इस एक्सप्लेनेशन है कि सेंटर ऑफ द प्रेशर लाइज बिलो द सेंट्रॉइड। ठीक है। बिकॉज ऑफ एनी प्लेन surface the factor ig is always positive. Deeper the surface is lowered into the liquid, greater is the value of the h bar. Closer comes the center of the pressure to the centroid of the area. समझ आई ना? जितना आप नीचे जाओगे उतना सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड इन इज अच्छा, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ना कोई ताल्लुक नहीं रखता स्पेसिफिक वेट के साथ। ठीक है। नीचे हम जाते हैं। The center of gravity of the volume of the liquid displaced by the immersed body. The center of the gravity इसका आंसर है center of the buoyancy। ठीक है। Center of the gravity of the volume of the liquid displaced by an immersed body is called the center of buoyancy. A tank of uniform cross-sectional area A containing the liquid up to the height h1 has an orifice of cross-sectional area A at its bottom. The time required to bring the level from h1 to h2 will be। इसका आंसर है इसका आंसर है इसको आप इस तरह याद कर लो कि आप सिंपल 2a और h2 माइनस एच वन कर रहे हो। ठीक है। 2a तो सब में है। ठीक है। आप h2 माइनस एच वन याद रखो कि इसका जो आंसर है वो h1 माइनस h2 है। ठीक है। याद रखो इसमें सिर्फ डिफरेंस लेना है और इसमें कोई एक्सपोनेंट्स की आप जहन में ना रखो कि एक्सपोनेंट्स इसमें कोई है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन कौन सा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है क्या चीज़ है, उसका आंसर है स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब ये है कि वो ग्रेजुअली वेरी कर रहा है उसमें वेलोसिटी में। ठीक है। ग्रेजुअली वेरिड, हाँ वेरिड फ्लो कि वेरी कर रहा है फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब ये है कि स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसमें कंफ्यूज ना हो। फ्लो मैं मानता हूँ कि फ्लो क्यू के साथ लिंक है, लेकिन इधर जो लिखा होगा वही मैं याद करूँगा। ठीक है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का क्या होता है, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का क्या होता है, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इसमें शायद चेंज हो रही है। इसमें मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वेरिड फ्लो का मतलब ये है कि एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म और ग्रेजुअली है तो इसमें इशू नहीं है, आपका क्यू सेम ही आ रहा है। ठीक है। क्योंकि एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टडी का। ठीक है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का आंसर है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का आंसर है आपके पास स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज। इसका आंसर तुम्हें रखना है जानी। ठीक है। इसका आंसर है द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज 1 centipoise। ठीक है। The viscosity of the water at 20 centigrade is 1 centipoise. The viscosity of the water at 20 centigrade is 1 centipoise. The viscosity of the water at 20 centigrade is 1 centipoise. The viscosity of the water at 20 centigrade is 1 centipoise. The viscosity of the water at 1 centigrade, the viscosity of the water at 20 centigrade is 1 centipoise. The velocity of the jet water traveling out of the opening in a tank filled with the water is proportional to। इसका आंसर है v by t। ठीक है। The velocity of the jet of the water traveling out of the opening in a tank filled with the water is proportional to v by t। ठीक है। The velocity of the jet of the water, velocity से आप ये अंदाज़ा लगाओ कि v square by 2g है। ठीक है। और इससे अंदाज़ा लगाओ आप कि आप v के साथ ही कंपेरिजन ले रहे हो तो v by t हो जाएगा। ठीक है। The velocity of the water traveling out of the opening in a tank filled with water is proportional to v by t। ठीक है। फिर से बताता हूँ आपको कि the velocity of the jet of the water traveling out of the opening in a tank filled with the water is proportional to v by t।
According to the Darcy's formula, the loss of the head due to the friction in the pipe, ये मेजर formula बता रहा है 4 LSP डिवाइडेड बाई 2 GT। आपको हट गया है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर लॉसेस बैंड भी बताया हुआ है, लॉसेस इंटरेस्ट। हाँ, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। इनलेट के साथ जो है आपका होगा हाफ, ठीक है। लॉसेस एट एंट्रेंस, ये माइनर लॉसेस है। लॉसेस एट एंट्रेंस टू द पाइप इज हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, और लॉसेस एट एग्जिट इज, ये नोट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। मैंने याद किया था कि फुल होगा, ठीक है, इस तरह याद किया था मैंने। ये आपकी सडन उसके बारे में भी है, सडन एक्सपेंशन और सडन कंट्रैक्शन। अच्छा, उधर थोड़ा सा डिफरेंट था, मुश्किल था, यहाँ पे सिंपल किया गया है। सडन एक्सपेंशन का क्या होगा कि आप दोनों में बेसिकली इस पर वी नहीं है, अच्छा वी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सडन कंट्रैक्शन में आपका क्या है, सडन कंट्रैक्शन में आपका है बेसिकली, ठीक है, सडन कंट्रैक्शन में आपका है, इसको आप याद रखो, ठीक है। सडन कंट्रैक्शन में आपका, ये वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल आप याद कर सकते हो। सडन एक्सपेंशन का क्या है, एक्सपेंशन का आपका है कि V1 डिवाइडेड बाई 2G, आपके पास एक है 1 - A1 डिवाइडेड बाई A2 होल स्क्वायर, ठीक है। और सडन कंट्रैक्शन का आपका है, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, और यहाँ पे वही चीज़ आ रही है 1 डिवाइडेड बाई C C होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके पास C ना हो तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास C ना हो तो आपके पास हो जाएगा 0.5 जी, ये वही बन गया है जो कि हमारे एंट्रेंस का है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। According to Bernoulli equation for the steady ideal flow, ठीक है, प्रिंस इसका आंसर है द एनर्जी इज कांस्टेंट along the streamline but may vary across streamlines. According to the Bernoulli's equation for steady ideal fluid flow, the energy is constant along the streamline but may vary across streamlines. According to the Bernoulli's equation for steady ideal flow, the energy is constant along the streamline but may vary across streamlines. Within the streamline same होती है, across the streamline different होगी, ठीक है। The discharge through a convergent mouthpiece is dash the discharge through an internal mouthpiece of the same diameter and head of the water, ठीक है। डिस्चार्ज जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताई थी, इसकी काफ़ी एमसीक्यूज हमने किए हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली एक ऑरिफिस के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट है, माउथ पीस को लिंक किया जाता है। इंटरनल माउथपीस को बोर्डास माउथपीस भी कहा जाता है, और या रीट्रेंट माउथपीस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा है कि माउथ पीस इज एन अटैचमेंट in the form of the short length of the tube or a pipe. It is 2 or 3 times its diameter in length. It is fitted to the tank containing fluid through which the liquid is discharged. According to the position of the mouthpiece. External mouthpiece. If the pipe projects outward from the wall of the reservoir, it is called external आउटपीस ठीक है, आउटसाइड इनसाइड फर्क आ रहा है, ठीक है। इफ द पाइप प्रोजेक्ट्स इनसाइड द टैंक आपकी इंटरनल होगी, फिक्स इंटरनली, एंड इट इज कॉल्ड द इंटरनल माउथपीस। द इंटरनल माउथपीस इज ऑल्सो कॉल्ड द गोदास माउथपीस और अ retrained mouthpiece according to the shape of the mouthpiece. Cylindrical mouthpiece, if the mouthpiece
has a uniform circular cross section, then it is called as an umbilical. If the flow area of the mouthpiece decreases from the inlet to the, ये सिंपल याद कर सकते हो, ठीक है. if decreases convergent है, if it increases it is divergent, ठीक है. तो थर्ड ये है द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द माउथ पीस अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज, ठीक है. ठीक है, द डिस्चार्ज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज इज only for the internal mouthpiece. Mouthpiece running free. If the jet after contraction doesn't touch the sides of the orifice, then it is called the mouthpiece running free. If the jet after the contraction expands and fill the mouthpiece, then it is called mouthpiece running full. Discharge through the convergent mouthpiece given by 2GH. A is equals to 2GH. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ आप याद रखें कि इसमें आप नोट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, एमसीक्यू याद करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है बेसिकली डिफरेंट हो रही है. डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल जो हमने याद किया था वो तो 0.855 A 2GH, ठीक है. और डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल हमने याद किया था 0.5 A. उसमें दो थे, रनिंग फ्री थे और फुल थे, ठीक है. तो रनिंग फुल जो है वो हमने कहा था ज़्यादा है और फ्री का हमने कहा था कम है, ठीक है. 3000 हमने कहा था कि 0.5 A और 2GH होगा, √2GH होगा. और फुल का हमने ये बोला था कि उसका 0.707 A √2GH होगा, ठीक है. तो इसमें जो बात की गई है इस एमसीक्यू में वो डिफरेंट हुई है. इसमें कन्वर्जेंट माउथपीस की बात की गई जो हमें पता ही नहीं है. तो कन्वर्जेंट माउथपीस जो है बेसिकली, ठीक है, द डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जेंट माउथपीस इज डबल, इसका आंसर है, ठीक है. द डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जेंट माउथपीस is double the discharge through an internal mouthpiece of the same diameter and head of the water. The discharge through the convergent mouthpiece is double the discharge through an internal mouthpiece of the same diameter and head of water. The discharge through a convergent mouthpiece is double the discharge through an internal mouthpiece of the same diameter and head of water. इसमें याद रखो आप इंटरनल एक्सटर्नल माउथपीस की बात नहीं कर रहे, आप डिफरेंट बात कर रहे हो. आप कन्वर्जेंट और इंटरनल को बीच में मिस कर रहे हो और आपका इसका आंसर है डबल. सो फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि इसका आंसर है बेसिकली, ठीक है, इसका आंसर है द डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जेंट माउथपीस इज डबल द डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथपीस ऑफ द सेम डायमीटर एंड हेड ऑफ द वाटर, ठीक है. बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है. बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Bernoulli equation deals with the law of the conservation of energy. Bernoulli equation deals with the law of the conservation of energy. Bernoulli equation deals with the law of the conservation of energy. The Bernoulli principle can be derived from the principle of the conservation of the energy. The Bernoulli theorem states that in the steady flow, the sum of the all flow of the energy in a fluid along the streamline is the same at all points in the streamline. Bernoulli equation represented in a head from the total energy. इसका ये आंसर है, मुझे पड़ा हुआ है, ठीक है. अब हम नीचे जाते हैं. नीचे लिखे the depth of center of the pressure of an immersed surface inclined at the angle theta with the liquid surface lies at the distance of, इसका आंसर है IG sin थीटा साइन स्क्वायर ये बिलो, ठीक है. इसका आंसर है होगा बिलो में और याद रखो कि स्क्वायर में आई जी साइन स्क्वायर थीटा याद करोगे आप, ठीक है. मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है, अच्छा, the depth of the center of the pressure of an emerged surface inclined at the angle theta with the liquid surface lies at the distance equal to आई जी साइन, ये हमने ये सामने पढ़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है. कि इसमें क्या है कि आई जी साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर है, ठीक है. बिलो हम करेंगे उसका आंसर, ठीक है, बिलो और आई जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ स्टेमुलेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ
इसका आंसर है बी, डिजाइनिंग द मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड, अच्छा इसका इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलिटी of similitude is a supplement to the scientific method is advocated by Lord Rayleigh that requires that any suggested scientific law be examined for its relationship to similar law. This principle forms the basis for designing models so that the result can be converted to prototypes. Hence, option B is correct. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेट्यूड forms the basis of designing the model so that the result can be converted to prototypes. Next क्या है हमारे पास कि the rise of liquid along the walls of the revolving cylinder about the initial level is same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. ठीक है, the rise of liquid along the walls of the revolving cylinder about the initial level is same, ये मुझे पता था। ठीक है, इसका आंसर ये है कि जो राइज होता है वो सेम ही होता है, मतलब ये नहीं होता कि एक को साइड बड़ा हो और बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन में आपको वर्टेक्स एरर में वर्टेक्स फ्लो में आपका फ़र्क आ रहा हो। ठीक है, दोनों का जो क्या कहते हैं हाइट होती है सेम ही होती है। सो द राइज ऑफ द लिक्विड अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द रिवॉल्विंग सिलेंडर about the initial level is same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन है कि vortex flow, the motion of the fluid in a curved path is known as the vortex flow. Vortex motion is of two types, force vortex or free vortex. In the force vortex, fluid moves on the curve under the influence of the external torque, मतलब external force होता है जो फर्क डालता है. As there is the continuous expansion of the energy, Bernoulli equation is not valid for force vortex. Bernoulli equation vortex के लिए force vortex के लिए वो नहीं है, मतलब ओके नहीं है। अब आगे वाली बात ये है कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि फोर्स में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और जो उसमें है फी में आपका वो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री में आपका वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है और ये फोर्स में आपका वी इज इक्वल्स टू आर कॉन्स्टेंट है। द फ्लो ऑफ द वाटर through the runner of the turbine rotation of the water is the in the washing machine। ये एग्जांपल दिए हुए वैसे फ्री वर्टेक्स का क्या है? no external torque is required to rotate the fluid mass, that type of the flow is called the free vortex. As there is no torque in the free vortex, so free vortex is a irrotational flow। ठीक है, for free vortex the moment of the momentum is constant। ठीक है, mr is equals to constant। ठीक है, mr नहीं वी आर इज टू constant। Example of the flow through सही हो गया। Important points regarding vortex flow. When the cylindrical vessel containing the liquid is revolved, the surface of the liquid takes the shape of the parabola। ठीक है, the rise of the liquid along the walls of the revolving cylinder about the initial level is same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. The total pressure P on the top of the closed cylinder vessel of the radius is complete। अच्छा ये फजूल चीज़ है, वही चीज़ आपको मिल गई यहाँ पे भी कि ठीक है आपको पता चल गया कि क्या चीज़ है। द राइज ऑफ द लिक्विड अलॉन्ग द walls of the revolving cylinder about the initial level is same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. Hot wire anemometer is used to measure, इसका आंसर है डी, गैस वेलोसिटीज। ठीक है, हॉट एयर किस लिए यूज़ होता है? ये इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हॉट एयर anemometer sensor is an instrument for measuring the velocity and the direction of the fluid, in this case the air, by measuring the heat loss of an electrical heated wire placed in the stream। जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में भी गिवन है। सो हॉट एयर इज यूज टू मेजर गैस वेलोसिटीज। ठीक है, हॉट एयर फिर से बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको इसका क्या। हॉट वायर एनोमीटर सेंसर is an instrument for measuring the velocity and the direction of the fluid, in the case of air by measuring heat loss of an electrically heated wire placed in the air stream। ठीक है, so hot air anemometer is used to measure gas velocities। ठीक है, फिर क्या है? वेंचुरोमीटर इज यूज टू, इसका आंसर है बेसिकली मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड flowing in a pipe। Venturimeter is used to measure the discharge of the liquid flowing in a pipe।
ठीक है, वेंचुरोमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। ठीक है, द टू इंपॉर्टेंट फोर्सेज ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आर द टू इंपॉर्टेंट फोर्सेज फॉर द फ्लोटिंग बॉडी आर, इसका आंसर है बीएमसी एंड ग्रेविटी। ठीक है, द टू इंपॉर्टेंट फोर्सेज फॉर फ्लोटिंग बॉडी आर बीएमसी एंड बियॉन्सी एंड ग्रेविटी। ठीक है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, अच्छा इस एमसीक्यू को जो है ना एज इट इज़ आप याद लिखो, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हैवी थी तो मैंने कहा कि इसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं। इसका आंसर है 0.0116 स्ट्रोक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल इन स्ट्रोक whose specific gravity is 0.95 and viscosity is 0.011 pause is, इसका आंसर है 0.0116 स्ट्रोक विच इज आंसर ए। ठीक है, अच्छा according according to the principle of Buoyancy, a body partially or partially a bodily according to the principle of Buoyancy, a body totally or partially immersed in a fluid will be lifted. The weight of the body, weight of the इसका आंसर है weight of the fluid displaced by the body. I'll again explain it to you. ठीक है, according to the principle of buoyancy, a body totally or partially immersed in a fluid will be lifted. Weight of the fluid displaced by the body. According to the principle of buoyancy, a body totally or partially immersed in a fluid will be lifted up by a force equal to d, the weight of the fluid displaced by the body. तो नीचे हम आते हैं, the pressure measured with the help of a pressure gauge is called a gauge pressure. ये सिंपल हमने थ्योरी में पढ़ा था कि the pressure measured with the help of pressure gauge is called gauge pressure. Question 100. The total pressure force on a plane air the total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of the pressure at the centroid. ठीक है, the total pressure on the plane area is equal to the area multiplied by the intensity of the pressure at centroid. इसका आंसर है डी, all of the above. If the area is horizontal का भी आंसर यही है, the area is vertical का आंसर भी है, the area is implied का भी आंसर यही है। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि the total pressure on the plane area is equal to the area multiplied by the intensity of a pressure at centroid. If the total pressure on the plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure at the centroid if the area is horizontal, if the area is vertical and if the area is inclined. इसका आंसर है all of these. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101 में। ठीक है, the power absorbed in watts in overcoming the viscous resistance of a footstep bearing is, इसका आंसर है बी। इसमें आता है R4। R4 और 1800, इसको आप याद करेंगे कि R4 और 1800, R4 काफ़ी ज़्यादा आता है, इस इधर भी आप यही करोगे कि R4 डिवाइडेड बाई 1800। ठीक है, फुटस्टेप है, फुटस्टेप में हालांकि पीछे भी आपने कुछ पढ़ा था उसके बारे में। अच्छा, नीचे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ YouTube मैनोमीटर one leg is usually inclined by an angle theta. Sensitivity of inclined tube to the sensitivity of YouTube is equal to b1 by sin theta. ठीक है, in order to increase the sensitivity of the YouTube manometer, one leg is usually inclined by angle theta. Sensitivity of inclined tube to the sensitivity of the YouTube is equal to the 1 by sin theta. ठीक है, अच्छा अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं यहाँ पे।
हाँ वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैं पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लें। इंक्लाइन कॉलम नैनोमीटर क्या चीज़ है? इंक्लाइन कॉलम नैनोमीटर, द कॉलम इज इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्यू टू द इंक्लिनेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ हैवी लिक्विड इन द राइट लेम इज मोर। ठीक है, द मैनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द इंक्लाइन मैनोमीटर इज गिवन बाय 1/sin थीटा। ठीक है, और आगे ये लिखा हुआ है कि द इंक्लाइन मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द एक्चुअल एयर फ्लो एंड इज सिंपली a more sensitive way of using a manometer. What is of interest is still the height of the fluid moves up the vertical. ठीक है, अब मैं फिर से एमसीक्यू आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि in order to increase the sensitivity of the U-tube manometer, one leg is usually inclined by angle theta. Sensitivity of inclined tube to the sensitivity of U-tube is equal to 1/sin theta. The most economical section of the rectangular channel is one which has a hydraulic main depth और हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू हाफ द डेप्थ। ठीक है, इसका आंसर मैंने किया हुआ था। इससे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी में हमने ये काम किया था कि इकोनॉमिकल सेक्शन के क्या फार्मूले थे। क्योंकि नीचे मैं आपको बता देता हूँ फिर ठीक हो गया ये। ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या आंसर? द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो आपका पहले रेक्टेंगल का एफेक्ट है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन विच हाइड्रोलिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द। आपको याद होगा कि रेक्टेंगल में हमने बात की थी हाइड्रोलिक रेडियस की, और जो ट्रेपेजॉइडल तो उसमें हमने अब बात की थी इकोनॉमिकल सॉरी हाइड्रोलिक डेप्थ की, मीन डेप्थ की। और इसके अलावा जो ट्रायंगुलर थी उसमें बात क्या की थी 45 डिग्री की। ठीक है, और ठीक है, डिस्चार्ज में हमने बात की थी कि इक्वल होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, रेक्टेंगल में हमने की थी मैंने ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस वाली बात आ चुकी है। ठीक है, डिस्चार्ज की बात में हमने क्या की थी कि फिर से मैं को पढ़ के सुना देता हूँ। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन which has a rectangular radius equal to the half the depth of the flow. The most economical section of a trapezoidal channel is one which has a hydraulic mean depth equal to the half the depth of the flow. The most economical section of a triangular channel is one which has a sloping sides at the angle of 45 degrees with the vertical. The discharge through a channel of the rectangular section is maximum when its breadth is twice the depth. The discharge through a channel of the trapezoidal section is maximum when the sloping side is equal to the half the width of the top. The discharge through a channel of the circular section is maximum when the depth of the water is equal to the 0.95 times the diameter of the circular channel. The velocity through a channel of the circular section is maximum when the depth of the water is equal to 0.81 times the diameter of the circular channel. The depth of the water in a channel corresponding to the minimum specific area is known as the critical depth. If the depth of the water in an open channel is less than the critical depth, then the flow is known as a torrential flow. If the depth of the water in open channel is greater than the critical depth, then the flow is called a torrential flow. इसका आंसर है हाफ द डेप्थ। ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन विच हैज a hydraulic mean depth और a hydraulic radius equal to half the depth. ठीक है, पहली एक्शन इस यहाँ से ये पता चलता है कि हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेडियस और मीन डेप्थ के इतना खास कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, आगे हमने क्या पढ़ा है? आगे हमने ये की है कि जो पहली एक्शन इज ड्यू टू द, इसका आंसर है all of the above. The fusion of the liquid, addition of the liquid molecule to the molecule on the surface or solid. ठीक है, और कोहेजन ऑफ द लिक्विड। अच्छा, इसमें अब याद रखो, अगर क्योंकि पहली की बात हमें की गई हो तो जो है ना उसमें अगर ऑप्शन मेरे ख्याल में सरफेस टेंशन ही होती है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे हो मतलब सरफेस टेंशन भी हो, कोहेजन भी हो, एडिशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन वो भी हो, तो इसमें आप ऑल ऑफ द डी लिखोगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इफ, हाँ ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट follows that allows it to resist an external force is due to the cohesive nature of the molecule. The cohesive forces between the liquid molecules are responsible for the phenomena known as the surface tension. The peri action occurs because of the water molecules bond each other strongly due to the force of cohesion and the addition where the water molecules are attracted and stick to the substances
सच एज द ग्लास और द पेपर, वही बात जो मैंने आपको की थी, ठीक है, एडिशन के साथ। ठीक है, द रूट कॉज ऑफ द पेपर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन द टू साइड्स ऑफ द कन्वेक्सिटी इज द, ठीक है, द रूट कॉज ऑफ द कैपिलरी, the root cause of capillary is a difference in pressure on the two sides of the convex surface of the liquid. If the intensity of the pressure on an immersed surface increase with the increase in depth. ठीक है, फिर से बता देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ऑन द immersed surface, इसका आंसर यह है कि इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ, क्योंकि P is equals to rho g h, h increases with P increases with h, P is direct proportional to the h, ठीक है। Free surface of a liquid behaves like a sheet and tends to contract to the smallest possible area due to the, इसका आंसर है force of cohesion, ठीक है। Free surface of the liquid behaves like a sheet and tends to contract to smallest possible area due to, इसका आंसर है forces of cohesion, ठीक है। Free surface of a liquid behaves like a sheet and tends to contract to the smallest possible area due to the force of the cohesion. The force of the cohesion defined as the force of attraction between the molecules of the same molecule. फिर से बता देता हूँ, free surface of the liquid behaves like a sheet and tends to contract the smallest possible area due to the इसका आंसर है cohesion, force of the cohesion. Which of the following statement is correct? In a compressive flow, the volume इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑल ऑफ द दीज में क्या आ रहा है कि इन ए कंप्रेसिव फ्लो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो, इन कंप्रेसिव फ्लो द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो, इन कंप्रेसिव फ्लो द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो, सही है ना, कंप्रेसिव फ्लो है तो हो रही है ना, और फ्लोइंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड flowing liquid does not change is called incompressible, बिल्कुल सही है। When the particles rotate about their own axis while flowing, the flow is called a rotation flow, बिल्कुल सही, all of these आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट में हम जाते हैं, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ कि कंप्रेसिबल फ्लो का क्या आंसर है, नहीं कंप्रेसिबल का क्या मतलब, कंप्रेसिबल फ्लो का कि द फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट, from one point to another point, or the density is not constant for the fluid, ठीक है। A bucket of water is hanging from the spring balance. An iron piece is suspended into water without touching the sides of the bucket from another bucket. ठीक है, the spring balance reading will be, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि the bucket of water is hanging from a spring balance. An iron piece is suspended into water without touching a bucket from another support. The spring balance will इसका आंसर है same, remains the same, ठीक है। The spring balance reading will be the same. ये मैं आपको फिर से सुना देता हूँ कि a bucket of water is hanging from a spring balance. An iron piece is suspended into water without touching the sides of the bucket from another support. The spring balance will, answer है the spring balance reading will remain the same. अच्छा, इस explanation के कि when the stone is suspended and submerged into the water by support without touching the side of the bucket, then the Beyonce thrust will act upward and the stone, and there will be equal and opposite reaction for downward, which will act on water and bucket, a system which is hanged by the spring value. Thus, this results in increasing in the reading of the supply. अच्छा, इसका बेसिकली आंसर है सेम। इसमें चीज़ आप नोट करें कि शायद टेक्स्ट बुक में इसमें आंसर डिफरेंट हो, लेकिन बकेट में जो, सॉरी एग्जाम वीडियो में जो आंसर है वो सारे इसी के मुताबिक है, तो आपको वही याद करना है जो कि
इस एमिडा के मुताबिक है। तो द बकेट वाले आंसर का क्या है? आंसर है रिमेन द सेम। द बकेट ऑफ द वाटर इज हैंगिंग फ्रॉम a spring balance and iron piece is suspended into the water without touching the sides of the bucket from another support. The spring balance reading will remain same. ठीक है, flow through a long pipe at constant rate is called a flow through a long pipe at a constant rate. ठीक है, flow through a long pipe इसका स्टडी और यूनिफॉर्म आंसर है, क्योंकि आप देखें ना कांस्टेंट रेट है और लॉन्ग पाइप है, इस पर कोई चेंज ऑफ डायमीटर नहीं है, तो आप कहेंगे कि यार यूनिफॉर्म भी हो गया क्योंकि वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आ सकता बिकॉज द एरिया इज बीइंग सेम। ठीक है, इट्स सेइंग दैट इट्स अ लॉन्ग पाइप एंड इट्स कांस्टेंट एंड देयर इज अ लॉन्ग पाइप, नो अप एंड डाउन इन एरिया इज देयर, so there is no change in velocity and hence the flow is uniform flow. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि it's a constant rate, so the Q is same, so we say that it's a steady uniform flow. Choose the wrong statement. ठीक है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डी, viscosity of liquid is appreciably affected by the change in pressure. ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, आंसर इसके राइट आंसर क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू द शेयरिंग फोर्स। बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी इज ड्यू टू द प्राइमरी इज ड्यू प्राइमरी टू इंट्रैक्शन बिटवीन द फ्लूइड वर्क। बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, याद रखो हमेशा कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है, गैस का इंक्रीज होता है, लेकिन विस्कोसिटी of liquid, viscosity of gas increases with increase in temperature, लेकिन viscosity of the liquid decrease with increase in temperature। ठीक है, और जो इसमें ये सारे सही है, जो गलत है क्योंकि इसमें लिखा था कि चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका, रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका viscosity of fluid is appreciably affected by the change in pressure. Sorry, the velocity of the pressure is appreciably affected by the change in pressure. इसकी explanation मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि viscosity is a property of the fluid that determines the amount of the resistance to shear force. It is due to the interaction between the fluid molecules among themselves that leads to the frictional effects. As the temperature increases, viscosity of a fluid decreases. Hence, it is inversely proportional to it. Viscosity is a property of the fluid independent of the change in pressure on it. Viscosity is independent of pressure. याद रखिए, ठीक है। Viscosity is a property of fluid independent of the change in pressure in it. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एक और थी ऊपर में मैंने बताना भूल गया था मैं कि स्टडी फ्लो के बारे में, कि जो मैंने बात रिड्यूस किया बिल्कुल सही की। यहाँ पे हमारी ये जो MCQ था जिसमें हमें स्टडी नॉन यूनिफॉर्म का बताना था, या फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जिसका आंसर था वो स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो ही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल जो मैंने रिड्यूस किया बिल्कुल सही रिड्यूस किया। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इफ देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ द फ्लोज मींस इट्स स्टडी। ठीक है, जो मैंने की थी, it means that it's a steady flow and diameter or cross section is same through all the section and it is called a uniform flow। बिल्कुल मैंने सही की थी, क्योंकि आपका डायमीटर और एरिया सेम है। अच्छा, यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इन SI यूनिट इज NS पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो NS है, तो बी आंसर है इसका, NS पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ मेरे पास तो मेरे नोट बहुत अच्छा लिखा है, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू मोशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द गैसियस फ्लूइड ऑफ द layer of the fluid। its SI unit is NS per meter square और पास्कल डॉट एस याद रखो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है आपका, बेसिकली आपका क्या कहते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है आपका प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि SI यूनिट इज N डॉट एस डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, the unit of the dynamic viscosity in SI unit is, its SI unit is N dot S divided by meter square और Pascal dot S। ठीक है, its CGS unit is poles, जो मैंने बताया था, 1 pole is equal to 0.1 Pascal dot S और is equals to 0.1 NS divided by meter square। Kinematic viscosity, the ratio of the dynamic viscosity to density appears frequently
and this ratio is given by the name kinematic viscosity. ठीक है, its unit is मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब m स्क्वायर per second, meter square per second. So SCCS unit is stroke or centimeter square per second. One stroke is equals to 10 power minus 4 m square per second. A perfect gas का आंसर है कि हैज़ अ कौन, इसका आंसर है कि इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, परफेक्ट गैस इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, ये आंसर है. ठीक है, अ परफेक्ट गैस इज incompressible. A perfect gas or ideal gas obeys all the gas laws under all conditions of the temperature and pressure. The volume occupied by the molecules is negligible as compared to. अच्छा, इसका आंसर क्या है? Perfect gas is also known as an ideal gas. ठीक है, perfect gas is also known as ideal gas. It is a hypothetical gas consisting of the molecules that are having negligible volume and their collision is perfectly elastically, means no loss of the energy, and obeys gas law. The properties of an ideal gas are: the perfect gas consists of a number of the identical molecules. They are having negligible volume, point size molecules. When the volume occupied by the gas is compared with the volume occupied by the molecules, the volume of the molecules is considered to be negligible. ठीक है, the movement of molecules is random and they obey Newton's law of motion. The collisions experienced by the molecules are considered to be completely elastic in nature, and the time taken is considered to be negligible. It follows the gas law. PV is equals to nRT. Okay, समझ आ गया. So a perfect gas is incompressible. ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि इन अ फ्री नैप. ठीक है, इसमें क्या है फ्री नैप में, अगर आपको याद हो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी. तो फ्री नैप में हमने ऐसे किया था कि हमने ये कहा था कि नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो फ्री होता है. ठीक है, तो इस तरह हमने याद किया था. हमने ये कहा था कि डिप्रेस वाले में क्या होता है, नीचे नेगेटिव प्रेशर होता है तो डिप्रेशन में होता है. एक और हमने बात की थी वो जो उसकी थी, एक सेकेंड, ये हम अभी इधर देख लेते हैं फिर से ना, फिर हम क्या बात की थी. ये नैप की ना, हमने ये बात की थी बेसिकली यहाँ पे ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि a weir is said to be broad-crested weir if the width of the crest of the weir is half the height of the water above the weir crest. ठीक है, ब्रॉड क्रेस्टेड का मैंने कहा था कि मोर होगा और नैरो का आपका लेस है. ठीक है, लेस देन द हाफ ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट. ठीक है, उसके बाद नीचे हमने नेव की बात की थी कि इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट बीनीथ द नेव इट इज़ देन नोन एज फ्री नेव. मैंने जो बोगा कहा था, when the pressure below the nap is negative it is called the depressed nap. मैंने कहा था नेगेटिव चीज़ है तो डिप्रेशन में डाल दो इसको. समटाइम्स नो एयर इज लेफ्ट बिलो द वाटर एंड द नैप एट हाईएस्ट, तो ये डायरिंग नैप या क्लिंजिंग नैप होगी. ठीक है,
अब हम आते हैं वापस अपने एमसीक्यूज पे कि इन अ फ्री नैप, तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि द प्रेशर बिलो द नैप इज एटमोस्फेरिक। ठीक है, नीचे हम अगर आते हैं तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यही है कि इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट बीनीथ द नैप इट इज़ नोन एज द फ्री नैप। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों नैप्स की बात भी की गई है कि आपकी जो है डिप्रेस्ड नैप कौन सी होती है, आपकी सप्रेस्ड कौन सी होती है। इसमें वेंटिलेटिंग होल्स होते हैं, याद रखो। वेंटिलेटिंग होल्स होगी तो सप्रेस्ड होगा। क्लिंजिंग कौन सी, एडायर्स होगा, एडायर करता है। ठीक है, तो ये सीन है बेसिक है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, आगे क्या कहता है कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड रेजिस्टेंस। इन अ स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो कि गलत है, मतलब मैं सही बता देता हूँ। इन अ स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। ठीक है, याद रखें कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। फिर से बताता हूँ कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। फिर से बताता हूँ, इन स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। फिर से बताता हूँ, इन स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। इन स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इस एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टैटिक फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ नो शेयर स्ट्रेस। आपको मैंने कहा था कि थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस लगेगा फ्लूइड पे तो वो बेसिकली मूव करेगा। ठीक है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये कि कॉन्स्टेंटिवली एनी फोर्स डेवलप्ड इज ओनली ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं इसमें शेयर स्ट्रेसेस नहीं होते। ठीक है, प्रेशर सच इस कंडीशन इस टर्म इज द हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। अच्छा, इस स्टैटिक को जो स्टैटिक कंडीशन होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होता है। इसमें नो फोर्सेस होते हैं, सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस होते हैं, शेयर फोर्सेस नहीं होते। ठीक है, 1 लीटर ऑफ द वाटर ऑक्युपाइज, इसका जो आंसर है ना वो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने वही किया है कि 1 लीटर ऑफ द वाटर ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ, इसका आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ द वाटर ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर डी है। गलत किया है मैंने, मतलब इसमें गलत लिखा था, मिसप्रिंटिंग हुई थी, तो इसका आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1 liter is equals to 1 cubic decimeter, not 1 decimeter, that is the volume of the tube। अच्छा, 1 लीटर जो भी है इसमें, मतलब ये मैं कहता हूँ इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, कौन सा जो प्रिंसिपल फॉलो करता है, अ बैलून विच इज़ अ बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन भी करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल भी कहते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्से भी कहते हैं। तो अ बैलून लिफ्टिंग इन द एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल, इसमें सारे करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्से। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इफ इमर्स्ड इन गैस और लिक्विड एन ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस अ वॉल्यूम ऑफ द गैस और लिक्विड इक्विवेलेंट टू इट्स वॉल्यूम by comparing the weight of the object versus the weight of the displaced volume of the gas or liquid, you can determine if the object will float or sink. The buoyant force according to Archimedes principle is the weight of the air displaced by the balloon. If the force is greater than the force of the gravity, the balloon will rise. Thus, a balloon lifting in air follows the all principle। ठीक है, आपकी बियॉन्ड फोर्स भी है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, और जो है ना, तो आपकी दो तो इधर से हो गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो balloon lifting in air follows the following principle of gravitation, Archimedes principle, principle of buoyancy, all of the above। The maximum discharge over a broad crusted weir is, इसका मैंने, इसका आंसर है 1.71 इंटू सी डी इंटू 3/2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें याद रखो, आपके ब्रॉड क्रस्टेड वियर में इसका आंसर, एक तो आंसर 3/2 में आ रहा है एच का। ठीक है, एच की पावर 3/2 आ रही। दूसरी बात यह कि 1.71 इंटू सी डी इंटू एल इंटू एच 3/2 है। ठीक है, तो इसका जो है ना, इसकी मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, इसकी वो कहाँ पे लिखी हुई है।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नोट्स में भी ये लिखे कि मैक्सिमम डिस्चार्ज और अ ब्रॉड क्रस्टेड वियर इज इक्वल्स टू 1.71 इंटू सी डी इंटू एल इंटू एच बाउ 3/2। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसको याद किया था। ठीक है, किस तरह याद किया कि 1.71 इंटू सी डी इंटू एल इंटू, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ ये अपने पास यहाँ पे नोट्स में, मतलब कि नोट्स में नहीं, मतलब ऐसे हैंड प्रैक्टिस के लिए कि क्यू मैक्स जो है ब्रॉड क्रस्टेड वियर के लिए वे 1.71 इंटू सी डी इंटू एल एच 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है बेसिकली, अच्छा इसकी डेरिवेशन भी यहाँ पे है, अगर आपको टाइम मिले तो आप वापस कभी डेरिवेशन देख लेना, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के लिए जाएंगे आगे। अच्छा, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नोन एज, अच्छा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या चीज़ थी, वो तो डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी, तो उसका जो रेशियो होता है डेंसिटी से वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका आंसर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, और इसका वही की वही मैं आपको फिर से रिपीट कर, विस्कोसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विस्कोसिटी इन द फ्लूइड it offered the resistance to flow on the surface. There are two types of the viscosity of fluid: dynamic viscosity and kinematic viscosity. Dynamic viscosity is represented by mu. Dynamic viscosity is also known as the fluid viscosity. It is defined as the measurement of the fluid's internal resistance to flow. SI units ns divided by ms m square। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, एन एस डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर। और के जी, इसके एक और यूनिट ये है कि के जी डिवाइडेड बाई एम एस। ठीक है, और सी जी एस जो है इसका यूनिट का क्या है, इसका एपॉज। ठीक है, इसको डाइन डॉट एस डॉट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वन पोज इज इक्वल्स टू 0.1 पोज इज इक्वल्स टू सी जी एस यूनिट इसका पोज एस वन पोज इज इक्वल्स टू 0.1 एन एस डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है, उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ atmospheric variable defined as the ratio between the dynamic viscosity and the density of the fluid and depends upon both air temperature and pressure। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, एम एस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस। ये एम स्क्वेयर पर सेकेंड। ठीक है, एम स्क्वेयर पर सेकेंड, एम स्क्वेयर पर सेकेंड। सी जी एस यूनिट क्या है इसका, एम सी एम एस सी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस। और स्ट्रोक, वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁴ इज 10⁻⁴, वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज टू द विस्कस फोर्सेज। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, अच्छा रेनॉल्ड नंबर क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनल नंबर दैट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज टू द विस्कस फोर्सेज फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय इनर्शियल फोर्सेज टू द विस्कस फोर्सेज, इसकी वो क्या है, रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, विस्कस फोर्सेज म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू से वो होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैच नंबर वगैरह ये मैंने पहले से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका वो क्या है, ये आपको इधर कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। अच्छा, अगर इफ़ यू वांट टू रिवाइज, तो क्या चीज़ है, रेनॉल्ड नंबर है, उसके नीचे फिर आपका आता है क्या, रेनॉल्ड नंबर के नीचे आता नीचे आपका नोट्स में क्या आ रहा था, उसके नीचे आपका आ रहा था फ्राउड नंबर। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या आता है, फ्राउड नंबर के नीचे आता है वेबर्स नंबर के नीचे आता है यूलर नंबर के नीचे आता है मैच नंबर और कैच नंबर। ठीक है, अच्छा रेनॉल्ड नंबर का डिफिनीशन क्या था, उसका डिफिनीशन था विस्कस इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेज, और सेकंड था फ्रॉड नंबर की डिफिनीशन थी कि आपका जो है ना बेसिकली आपका जो क्या कहते हैं इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाय आपकी ग्रेविटी फोर्सेज हो गई पूरा। फिर आता है वेबर नंबर आपका इनिशियल इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है यूलर्स नंबर इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेज। उसके बाद है आपका कैश नंबर और मैच नंबर जो कि साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, उसका क्या रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड, इस तरह कुछ रिलेटेड, इस तरह कुछ रिलेशन है, यू कैन आल्सो चेक इट। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है मैच नंबर, उसका क्या था, इट इज़ रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय
इलास्टिक फोर्सेस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या सीन है इसमें वेबिनार, मैंने ये बताया था पहले। द वेबिनार नंबर इज द रेशियो ऑफ द डायनामिक प्रेशर to the surface tension forces. Froude number has the following application used in the cases of the river flows, open channel flows, say spillways, surface wave motion created by boats. It can also be used for the flow classification. ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट। अच्छा, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, याद रखो। ठीक है। नीचे जाते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंटर एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड मेटासेंटर, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटासेंटर। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि it is defined as the point about which the body starts oscillating when the body is tilted by a small angle. The metacenter may be defined as the point at which the line of action of the force of the BNC will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. The distance mg, this is the distance between the metacenter or the floating. The distance mg, this is the distance between the metacenter of a floating body and the center of the gravity of the body is called metacentric height. It is measured along with the line BG. ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, नीचे बेसिकली लिखा हुआ है कि ठीक है, इन अ फुट स्टेप, एक सेकेंड। In a footstep bearing, if the speed of the shaft is doubled, then the torque required to overcome the viscous resistance will be. In a footstep bearing, if the speed of the shaft is doubled, then the torque required to overcome the viscous resistance will be double. ठीक है। इसका आंसर क्या है? डबल। ठीक है, इसका आंसर है डबल। इन अ footstep bearing, if the speed of the shaft is doubled, then the torque required to overcome the viscous resistance will be double. ठीक है। इसमें एक ऑप्शन 16 भी है, लेकिन आपको 16 नहीं दबाना, आपको डबल दबाना है। ठीक है, फिर से सुन लें। इन अ फुटस्टेप बेरिंग, if the speed of the shaft is double, then the torque required to overcome the viscous resistance will be double. इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ द बेरिंग इज अ फुटस्टेप बेरिंग। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है थ्रस्ट लोड बेयरिंग। ये एक XMCQ हमने यहाँ पे किया हुआ है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ द बेयरिंग इज अ फुट स्टेप बेयरिंग। ठीक है, इसका आंसर है थ्रस्ट लोड बेयरिंग। ठीक है, द थ्रस्ट बेयरिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन है द थ्रस्ट बेयरिंग इज यूज फॉर कैरिंग द थ्रस्ट लोड एक्सक्लूसिवली एंड एट स्पीड्स बिलो 2000 RPM. ठीक है, it doesn't take any radial load. At high speed, centrifugal force causes the balls to be forced out of the races. ठीक है। There are two types of the thrust bearing which take axial load, namely, ठीक है, एक है footstep. The footstep bearing or the simply step bearing is a thrust bearing in which the end of the shaft is in contact with the bearing of the surface. कॉलर बेयरिंग, ये दोनों हमने की हुई हैं, हमें पहले पता नहीं था, अभी हमें पता चल गया है। ठीक है, कॉलर बेयरिंग क्या चीज़ है? द कॉलर बेयरिंग is a thrust bearing in which a collar integral with the shaft is in contact with the bearing surface. तो ये you should revise it later, but ये तुम्हें पता होना चाहिए कि these both are in the same category. ठीक है, this is a type of a thrust bearing. thrust bearing आपका क्या है? दो फुटस्टेप है और एक आपका कॉलर बेयरिंग है।
ठीक है। तो आपको मैं फिर बताता हूँ कि इन फुट स्टेप बेयरिंग इफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, is double then the torque required to over then the torque required to overcome the viscous resistance will be double। अच्छा, इसमें जो है ना, अगर आप नोट करें कि फुट स्टेप बेयरिंग का पूछा है ना, तो अगर ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा आपको, कि विच इज़ म्यू एन आर डिवाइडेड बाय 60t, म्यू एन आर डिवाइडेड बाय 60t, म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 60t, म्यू एन आर पावर 4 divided by 60t, mu n r divided by 60 mu n r पावर 4 डिवाइडेड बाय 60t। ये किसका है? फुट स्टेप बेयरिंग का, ठीक है। म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 60t, म्यू एन आर डिवाइडेड बाय 60t, म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 60t, ठीक है। म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 60t, इसमें नोट करो। अब पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसके बारे में तो वो पूछेंगे नहीं मेरे ख्याल में। तो अगर आपको इससे म्यू का पूछा तो म्यू विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एन जो है वो स्पीड है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टॉर्क के साथ। तो टी इज इक्वल्स टू म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 60t, म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 60t, ये है फुट स्टेप का, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी था कॉलर बेयरिंग का, वो क्या है? म्यू एन आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60t, लेकिन फ़र्क ये है कि म्यू एन आर उधर आर जो है ना, वो जो आर था उसको उसने फर्दरली डिवाइड किया आर वन आर टू में, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये तो बहुत सिंपल हो गया यार। कॉलर बेयरिंग हो गया, आपकी दो किस्म की बेयरिंग है, ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग की, ठीक है। एक है आपकी कॉलर बेयरिंग, एक है आपकी जो है ना, क्या नाम है इसका, एक कॉलर है और एक फुट स्टेप है। फुट स्टेप आपको ऊपर आता है, तो फुट स्टेप पे आप क्या लिखोगे कि म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 60t। और इसके अलावा जो आपकी कॉलर बेयरिंग है उसमें ये फ़र्क है कि कॉलर बेयरिंग में अगर आपने नोट किया कि उसमें आर फर्दरली डिवाइड किया गया है, किस तरह के म्यू एन आर पावर 4 नहीं, म्यू एन आर नहीं, सॉरी, म्यू एन डिवाइडेड बाई 60t, उसके बाद आर पावर 4, ये वन आ रहा है, ठीक है, मतलब आर वन पावर 4 जो है वो माइनस करना है हमें आर टू पावर 4 होल होल ये मतलब बस ये चीज़, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्मूला है कॉलर बेयरिंग का, ठीक है, वो फुट स्टेप बेयरिंग का, सॉरी, फुट स्टेप बेयरिंग का आपका है म्यू एन आर, ठीक है, म्यू एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 60t। और जो आपका कॉलर बेयरिंग है, ठीक है, कॉलर बेयरिंग का जो वो है फार्मूला है, वो ये है कि म्यू एन आर नहीं, म्यू एन डिवाइडेड बाई 60t, और उसको फिर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे आर पावर 4, आर वन पावर 4 माइनस आर टू पावर 4, ठीक है। तो इसी के थ्रू इसमें सारा क्वेश्चन इसने बनाए होते हैं। और आप नोट करें, इसमें आप सिंपल कर लेते हो कि इफ़ स्पीड ऑफ द एन जो है, जो कि स्पीड है, वो डबल करो तो टॉर्क क्या होगी? डबल होगी। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, और ये कितना मुश्किल लग रहा था, ठीक है। तो इसको क्या है कि इन फुट स्टेप बेयरिंग इफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज डबल देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस विल बी डबल, ठीक है। अगर इसी का क्वेश्चन एक और मैं आपको दे दूं, कि अगर वो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि मैं कहूँ कि इफ़ द, सॉरी गलत बोल गया, ये है, ठीक है, कि इफ़ द आर इज़ डबल, तो फिर क्या होगा? इसका डबल अफेक्ट होगा, ठीक है। आर डबल होगा तो वो 16 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। कि इफ द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज डबल देन इट विल बी 16 टाइम्स, बट नाउ इट्स एन। सो एन का तो जो ताल्लुक है वो सिर्फ डबल के साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ कोई पावर नहीं है, तो हम डबल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, ये चीज़ क्या लिखी हुई है बेसिकली? ये आपकी लिखी हुई है कि the continuity equation is connected with, इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन इज लिंक्ड विद एनर्जी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज लिंक्ड विद मास, ठीक है, ठीक है। इसमें ये, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द mass states that the mass can neither be created nor destroyed. The rate at which mass enters the region, rate at which the mass leaves the region, plus the rate of the accumulation in the region, ठीक है।
द above statement can be expressed analytically by the following. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया, बाद में देख सकते हो, बड़ा सिंपल है. mass entering the fluid, mass going out of the liquid, out of the area. ठीक है, control surface fixed region as control volume in this. ठीक है, the continuity equation applies to the all fluids, compressive and incompressive, Newtonic and अनयूटोनिक. ठीक है, अच्छा. The continuity equation applies to all the fluids, compressive and incompressive fluids, Newtonic and non-Newtonic fluids. It expresses the law of conservation of the mass at each point of fluid, and must therefore be satisfied at every point in the flow of field. ठीक हुआ? So the continuity equation is connected with the conservation of the mass, and it can be applied to viscous, non-viscous, and compressibility, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, और द स्टडी, और किस चीज़ की भी अप्लाई हो सकती है. सिंपल बात है. ठीक है, तो फिर से MCQ मैं रिपीट कर देता हूँ. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद द ओपन चैनल, नहीं सॉरी, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद द, इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, नीचे हम आते हैं. द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल चैनल इज वन विच हैज़ अ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अप टू हाफ द डेप्थ. ठीक है, इसका आंसर वही ए है. ठीक है, वही हाफ द डेप्थ. ठीक है, इसकी मैं आपको यहाँ पे फिर से भी बता देता हूँ कि क्या सीन है इसका. जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, मेरे नोट्स में भी लिखे, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल इज वन विच हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू द हाफ हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो. मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक क्या कहते हैं उसे, रेक्टेंगुलर का और इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल का सेम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है, फ़र्क इतना ही होता है, ट्रेपेजॉइडल में आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात करते हो, और जो रेक्टेंगुलर है उसमें आप हाइड्रोलिक रेडियस की बात करते हो. तो द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल टू is one which has hydraulic radius equal to the half the depth of the flow. और trapezoidal का क्या है, the most economical section of a trapezoidal channel is one which has hydraulic mean depth equal to the half the depth of the flow. अच्छा, triangular का क्या है, the most economical section of a triangular channel is one which has a sloping of 45 डिग्री. ठीक है, with the vertical. अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिए, इसमें जो चीज़ मुझे याद करने वाली बात है वो ये करनी है कि ट्रेपेजॉइडल में आप ऑल्दो आप इकोनॉमिकल सेक्शन में बात करोगे, ठीक है, तो उसमें आप यही बात करोगे. ठीक है, डेप्थ की बात करोगे. लेकिन अगर आप उसमें वेलोसिटी की बात कर रहे हो, नहीं तो डिस्चार्ज की, उसमें आप स्लोप के लिहाज से आओगे. ठीक है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज मैक्सिमम, द स्लोपिंग साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द टॉप. ठीक है, हाफ द वेथ ऑफ द हाफ द वेथ ऑफ द टॉप. ठीक है, तो उसमें फिर आप ऐसे करोगे कि जो ट्रायंगुलर है उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो उसको आप छोड़ो. ठीक है, तो मतलब ये कि स्लोपिंग की बात जो है वो सिर्फ आप उसमें डिस्चार्ज में करोगे, वेयर एज इकोनॉमिकल सेक्शन में आप हमेशा हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो की बात करोगे. ठीक है, कि द वन इन विच द रेक्टेंगुलर चैनल इज नहीं क्या इन विच द हाइड्रोलिक रेडियस the hydraulic radius is half the depth of the flow. Hydraulic mean depth is the half the is equal to the half the depth of the flow. ठीक है, अच्छा आगे हम जाते हैं. आगे क्या बात हो रही है, अच्छा जी. the speed of the sound in ideal gas varies directly the speed of the sound in ideal gas varies directly as its absolute temperature. ठीक है, द स्पीड ऑफ द साउंड, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन आइडल गैस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड डेंसिटी. द स्पीड ऑफ द साउंड इन आइडल गैस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, वेयर दिस इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, पी इज द प्रेशर. ठीक है, वैसे याद रखो इसमें जो वाई है एडियाबैटिक इंडेक्स इस पर क्यों आ सकता है. ठीक है, तो पी इज़ द प्रेशर एंड रो इज़ द डेंसिटी. ठीक है, तो वाई जैसी चीज़ है उसमें क्या आप कहोगे, वो कहोगे आपके एडियाबैटिक इंडेक्स है. ठीक है, तो साउंड किस पे लिए डिपेंड करते हैं आपकी उस पर भी क्या कहते हैं फ़र्क आता है, उस पर प्रेशर पे भी आता है, टेम्परेचर पे भी आता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि द स्पीड ऑफ द साउंड इन आइडल गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, अब हम आगे आते हैं. आगे बेसिकली क्या चीज़ है, आगे है आपके पास
आगे आपके पास है 125%, ठीक है। 125 क्या है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, अच्छा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू आप कहोगे कि यार गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आप याद कर लें कि इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ तो याद रखनी है आपको कि जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बड़ी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन की थी कि ऑल द प्रेशर गेजेस रिकॉर्ड द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एक्चुअल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। इधर हमने दोनों जो इक्वेशन है वो एब्सोल्यूट प्रेशर से लिखने हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपके पास नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव एब्सोल्यूट नहीं सॉरी नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, नेगेटिव गेज प्रेशर जिसको कहते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर आ रहा है या आपके पास वैक्यूम प्रेशर आ रहा है, जो कि सेम है, नेगेटिव गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपके पास नेगेटिव गेज प्रेशर आ रहा है तो उस केस में आपको क्या होगी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। और इसमें जो है ना, अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली आप सिंपल ये याद करो कि अगर आपको कुछ भी ना बोला हो तो मतलब ये है कि आपका जो है ना, आपका जो डेटम है ना वही से लिया जा रहा है सब कुछ, ये डेटम की वजह से ये चीज़ आई। अगर आप यहाँ पे नोट करें, अगर आप इसमें ज़्यादा उसमें जाएँ तो डेटम आपने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे ये डेटम जो है ना, सॉरी वो आपका मेरे ख्याल में यस, डेटम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे कोई वो आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। और जो है ना, जैसे यहाँ पे लिखे हुए द रिलेशन यूज फॉर द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक और पॉजिटिव गेज प्रेशर एज शोन फॉर प्रेशर्स बिलो द एटमॉस्फेरिक द गेज प्रेशर विल बी नेगेटिव, वही वाली बात जो मैंने आपको की थी। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वो है वो यहाँ पे है और गेज प्रेशर हमारा नीचे आ रहा है, तो मतलब ये कि वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो है ना, ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें अगर आपका नॉर्मल सिचुएशन हो तो फिर वो कुछ भी नहीं लिखेगा, अगर वो इस लिख दे कि यार देयर इज़ अ नेगेटिव गेज प्रेशर एंड व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर देन, तो उसमें फिर आप ऐसे करोगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू गेज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं, अच्छा तो इसका आंसर क्या है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या फिर हम इसको अगर अपने नोट्स के मुताबिक करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। हम नीचे आते हैं, नीचे क्या चीज़ आई है, नीचे आ रही है कि यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन क्या है, यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन क्या है, यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका आपको क्या होगा कि आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसका आंसर ए भी हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर आप नोट करें कि इसका जो एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन छोड़ो, सिंपल बात है, ठीक है। एनर्जी आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी, बल ज़्यादा उसमें ना चलो, सिंपल बात है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हो सकती है, ठीक है। तो इट है ये चीज़ है, ठीक है। ये देखो इधर लिखा भी है नीचे, और आप नोट्स में देखें कि द फोर्स ऑपरेटिंग पर लेंथ और इन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एंड ये चीज़, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। या फिर ये भी है कि वर्क डन पर यूनिट एरिया, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, तो ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, पीजोमीटर ट्यूब इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग, इसका आंसर है मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। याद रखो पीजोमीटर इज यूज्ड टू फॉर ओनली मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर, जैसे बैरोमीटर यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरीके से पीजोमीटर यूज फॉर टू मेजर मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी पीजोमीटर की बात हो तो हमने नोट्स में पढ़ा है कि इट इज़ यूज टू मेजर मॉडरेट प्रेशर,
ये नोट्स को आप इग्नोर करो, एग्जामिनर के मुताबिक जाओ। ठीक है, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मसला ना हो फिर। ठीक है, इट इज टू बी डिलीटेड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कैपिसोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग gauge pressure. One end of the manometer is connected to the point where the pressure is to be measured, and the other end is open to the atmosphere. As one end is open to the atmosphere, it can't be used for measuring the gas pressure. Gas pressure cannot be measured by means of the piezometer. याद रखो, because gas forms no free atmospheric pressure surface, and it can't be used where the large pressure in the lighter liquid are measured. So gauge pressure is used for measuring low pressure. ये piezometer is used to measure the static pressure gauge in the pipe. ठीक है, मतलब गेज प्रेशर भी यूज़ हो सकता है, मेजर हो सकता है पीजोमीटर के थ्रू। ठीक है, अच्छा, हाइट उसकी पता चल जाती है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, piezometer is simplest form the मैनोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट। अच्छा, ये चीज़ हो रही है, ठीक है, ये बात की गई है फिर से। ठीक है, गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द मीन ऑफ द piezometer because a gas forms no free atmosphere surface and it can't be used when the large pressures in the lighter। अच्छा, इसमें ये बात हो गई थी। और नीचे जाते हैं, कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री इन क्लीन ग्लास ऑफ 1 मिलीमीटर बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, द कैपिलरी राइज एट 20 सेंटीग्रेड इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। इसका आंसर है जनाब आलिया। इसका, अच्छा, इसका आंसर है डी, 30 मिलीमीटर। ये कैसे आंसर निकाला है? इसका आंसर ऐसे निकाला है कि, ठीक है, इसमें ये फार्मूला डाला है इसने कि एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी एट, रो जी डी। ठीक है, रो जी डी। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया है कि सब वैल्यूज़ डाली हैं। सिग्मा आपका क्या चीज़ है इसमें? सिग्मा है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कैपिलरी राइज एट 20 सेंटीग्रेड, नहीं, ये वैसे एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने दिया हुआ है। ठीक है, कैपिलरी राइज एट 20 सेंटीग्रेड इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। इसमें तो कोई वैल्यूज ही मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा इसको? ठीक है, इसकी बस ये वैसे याद कर ले, शायद ये वैसे कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाए कि सरफेस टेंशन अगर इंक्रीज़ होती है तो कैपिलरी राइज कैसे होगा? इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी इंक्रीज़ हो तो फिर सरफेस कैपिलरी राइज पे क्या होगा? कम होगी। क्योंकि देखो, एज यू इंक्रीज़ दैट, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो कैपिलरी राइज का आपका फार्मूला क्या है? रो जी डी। ठीक है, रो जी डी। तो 4 सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, 4 सिग्मा कॉस थीटा एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। ठीक है, तो ये आंसर है इसका भी बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आप काफ़ी क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं कि पहली राइज आपका क्या है, राइज और फॉल है। तो ठीक है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, जिसमें जो डेंसिटी है वो है रो, और अब ग्रेविटेशनल पुल आ गया जी, डी आ गया। डी क्या चीज़ है? डायमीटर है शायद। ये डी डायमीटर है, तो जितना कम डायमीटर होगा उतना आपका हाई कैपिलराइज होगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन ना पूरा लिखा हुआ ही नहीं है इस पर, ये उनकी भी मिस्टेक होगी एग्जामिनेटर पे, ये क्योंकि हमने वहाँ से किया हुआ है सारा, तो उधर से भी कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हैं, ये अगर आप सारे वैल्यूज डाल दें इसमें, तो बेसिकली आपका क्या है कि डी आपका डायमीटर है गैस। क्योंकि हाँ, डी आपका डायमीटर है, और एक जो थीटा है जो है, और एक आपका सरफेस टेंशन हो गया सिग्मा, और एक आपका क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी ना, ये सारी आप जब डालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली आपका है, इसका आंसर है 30। ठीक है, तो फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि the capillary rise at 20 centigrade in a clean glass tube of 1 millimeter before containing bore containing sorry the capillary rise at 20 centigrade in a clean glass tube of 1 millimeter bore containing water is approximately 30 millimeter। इसका कौन सा फार्मूला यूज़ किया आपने? कैपिलरी राइज का फार्मूला यूज़ किया राइज और फॉल का, h इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी टी। ठीक है, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें यही क्वेश्चन बताया गया कि फॉर ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बॉल कॉलर अब इसको कैपिलैरिटी यही चीज़ बताई हुई है सारी। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। रूट कॉज ऑफ कैपिलैरिटी इज द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ द, ठीक है, टू साइड्स ऑफ द कर्व सर्फेसेज ऑफ द लिक्विड। ठीक है, समझ आ गई। द रूट कॉज ऑफ द कैपिलरी इज द डिफरेंसेस इन द प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द कनकेव एंड कन्वेक्स कर्व सर्फेसेज ऑफ द लिक्विड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कनकेव और कन्वेक्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, यू यू आप याद रखिए कि अगर यू हो ना, यू तो उसको आप कहोगे, हाँ यू को आप कहोगे कनकेव, क्योंकि इसमें कम हो रहा है। आप इस तरह याद करोगे। ठीक है, कि इसमें कम किस तरह हो रहा है, आपके साइड्स जो है ना वो मिस हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो सारा साइड फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोहिजन और एडिशन की वजह से होता है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। अच्छा, द सिपुलिटी वियर इज़ अ, इसका आंसर है ट्रेपेजाइडल वियर। इसका हमने नोट्स में किया हुआ है कि इसको हम ट्रेपेजाइडल वियर को हम सिपिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा सिपिलिटी इसको क्यों कहते हैं ये देखो कि सिपिलिटी वियर का स्टैंडर्ड सिपिलिटी वियर इज अ ट्रेपेजाइडल इन शेप। द क्रस्ट एंड द साइड्स ऑफ द वियर प्लेट आर प्लेस्ड far enough from the bottom sides of the approach, the sides incline or outward at the slope 1 horizontal to 4 vertical। ठीक है, बस ये काफ़ी है। अच्छा, प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10 इंच टॉर कैन बी मेजर्ड बाय, इसका आंसर है लोनिसेशन गेज। अच्छा ये गलत किया है मैंने, इसका आंसर है आयोनाइजेशन गेज। ठीक है, अच्छा आयोनाइजेशन गेज क्या चीज़ है? द हॉट फिलामेंट आयोनाइजेशन गेज समटाइम्स कॉल्ड द हॉट फिलामेंट गेज और हॉट कैथोड गेज इज द मोस्ट वाइडली यूज लो प्रेशर measuring device for the region from 10-3 and to 10-10। ठीक है, टॉर। अच्छा ये याद रखो, ये लो के यूज़ होता है, द इज कॉल्ड हार्ट फेमरोकॉम, मोस्ट वाइडली यूज लो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस फॉर द रीजन फ्रॉम दिस टू टॉर। ठीक है, तो द प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10 इंच टॉर कैन बी, ये 10 इंच है जो भी है, माइनस कुछ लिखा होगा, ये मैंने गलती से कुछ शायद लिखा हुआ, कैन बी मेजर्ड बाय आयोनाइजेशन, ये जिसका आंसर है। मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। ठीक है, नीचे और भी है इसका। टॉर क्या है? टॉर बेसिकली टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर based on the absolute scale defined exactly। अच्छा ये आपका जो है ना टॉर आपका प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि द प्रेशर ऑफ, अगर प्रेशर टॉर में मेजर की गई है, वेरी लो प्रेशर जो है ना, उसके लिए आप आयोनाइजेशन गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन बी मेजर्ड बाय आयोनाइजेशन गेज। ठीक है, इसको ये लेनाइजेशन गलती से लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, प्रेशर, अच्छा ये जो भी लिखा है सही लिखा है मैंने, इधर भी ये चीज़ लिखी है, प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10 इंच टॉर्क कैन बी मेजर्ड बाय, इसका आंसर है आयोनाइजेशन गेज। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डैश एज द प्रेशर इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड रिमेन, अच्छा इसका आंसर क्या है? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डैश एज द प्रेशर इंक्रीजेज, इसका आंसर है, इसका आंसर है डिक्रीजेज। मैं खुद भी हैरान हूँ, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, कि द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेज एज द प्रेशर इंक्रीजेज। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन thermodynamics and fluid engineering, compressibility is a measure of the relative volume change of a fluid as response to the pressure। ठीक है, तो compressibility in fluid engineering is this। ठीक है, where this।
ठीक है। तो बस सिंपल बात ये कि ड्यू टू द कॉम्प्रेसिबिलिटी आपकी जो है ना प्रेशर जो है ना उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेज एज द प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, इसका ये आंसर है, डिक्रीजेज। ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम, नहीं, इट इज़ द रिजल्टेंट फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। याद रखो हमेशा। ठीक है, इसमें आप बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस नहीं लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे लिखा हो बियॉन्ड फोर्स क्या चीज़ है, तो जो है ना वो तो असल में वो जो चीज़ थी ना कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, सही बात है, क्योंकि इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वाली बात नहीं, वेट की जिक्र होती है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, मैंने गलती से तेज़ी में आपको बता दिया। तो इसका ऑप्शन जो सही वाला है वो ये है कि द वॉल्यूम ना सॉरी द बियॉन्ड फोर्स इज़ द बियॉन्ड फोर्स इज़ इसका आंसर है कि बियॉन्ड फोर्स क्या चीज़ है। बियॉन्ड फोर्स इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। याद रखो हमेशा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नहीं सॉरी, अ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, दिस फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, and a body immersed in it, a fluid is beyond or lifted up a force equal to the weight of the fluid displaced by the body. The body apparently loses as much of its weight as the weight of the fluid displaced it. ठीक है, इसका आंसर बेसिकली क्या है, इसका आंसर है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि बियॉन्ड फोर्स इज, इसका आंसर है कि द बियॉन्ड फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। अब हम आते हैं 133 पे। 133 क्या कहता है कि अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड डैश यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। आपको मैंने कहा था ना कि अगर रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर डिक्रीजिंग रेट चेंज हो रहा है, आपको क्यों चेंज हो रहा है, तो उसमें आप अनस्टेडी लिख दोगे। और लिखा हुआ है फ्लो, अच्छा इसमें यूनिफॉर्म पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड अ नॉन सॉरी अनस्टेडी अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स फ्लो इज कांस्टेंट विद टाइम। कमाल की बात है, तुक्का मारा है, लेकिन सही तुक्का मारा है तूने यार। ये देखना, ये इसमें लिखा हुआ कि स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स के फ्लो इज कांस्टेंट विद टाइम, क्योंकि स्टेडी हो गया। फ्लो इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, flow through long pipes. In case of the flow through long pipes where the cross-sectional area is uniform, the velocity of the flow is not changing between 2 points 1 and 2 at given instant, and it is the kind of uniform flow. If the flow rate is increasing or decreasing, the flow becomes unsteady. मैंने कहा था ना, flow rate is related to आपका वो है, क्या कहते हैं इसको, स्टडी और अनस्टडी थिंग। ठीक है, और इधर इसमें एक और जो लिखा है कि चेंजिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, अच्छा वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज नॉट चेंजिंग बिटवीन द पॉइंट्स, दिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, लेकिन केस ऑफ द एक्सपेंडिंग पाइप इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड 2 is different at flow 1, so this is not the case of uniform flow. एक्सपेंडिंग फ्लो में क्या होता है कि आपका जाहिर बात एक्सपेंडिंग फ्लो मीन्स कि आपका जो पाइप एक्सपेंड हो रहा है, इसमें क्या होता है कि एरिया आपका डिफर हो रहा होता है। एरिया डिफर हो रहा होता है, मतलब ये है कि आपका एरिया एक जगह पे कम है, एक पे ज़्यादा है, उसकी वजह से वेलोसिटी में फ़र्क आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ पे एरिया कम हो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे वेलोसिटी कम हो वहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो वहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे एरिया कम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ है। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इसका है डी है, ऑल फ्लोटिंग बॉडीज आर स्टेबल। ठीक है, अच्छा इसमें जो सही स्टेटमेंट है, अच्छा ये गलत है। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि ऑल फ्लोइंग बॉडीज आर स्टेबल, स्टेबल नहीं होती। ठीक है, सारी फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल नहीं होती। अगर आपको याद हो, हमने स्टेबल में दो सिचुएशंस पढ़ी थी, एक थी सबमर्ज वाला सीन और एक था उसमें फ्लोटिंग सीन। इसका मतलब ये कि स्टेबल में भी दो सिनेरियोज आती है, एक होता है सबमर्ज, एक होता है आपका क्या कहते हैं फ्लोटिंग सीन। ठीक है, फ्लोटिंग और सबमर्ज दोनों तीनों में आती है।
स्टेबल पोजीशन में भी आती है और आपके अनस्टेबल में भी आती है, नोट्स आपको याद होंगे। ठीक है, आपको मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको मसला ना हो कि जो स्टेबिलिटी थी ना वो बेसिकली आपकी यहाँ पे ये चीज़, ठीक है देखिए ना आप, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इन तीनों में आपका फ्लोटिंग एंड सबमर्ज पोजीशंस आती हैं। तो ऐसे रिवाइज कर देता हूँ। स्टेबल पोजीशन में आपका एम लाइज अबव, नहीं, एम लाइज बिलो, सॉरी, हाँ, स्टेबल में देखें सिंपल बात है। ठीक है, आप इसको रिवाइज करो, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने नोट्स में यहाँ पे कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो आपने ये बताया था मुझे कि टॉप पे आपका एम आता है, फिर आपका सी आता है, फिर आपका बी आता है, यह आपका स्टेबल पोजीशन है। ठीक है, फ्लोटिंग सिचुएशन में क्या होती है, फ्लोटिंग सिचुएशन में आपका ऐसा होगा कि फ्लोटिंग बॉडी में आपका होगा कि एम टॉप पे होगा, एम लाइज अबव सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। मैंने आपको कहा था कि एम और सी यहाँ पे और वहाँ पे सी, नहीं, बी और सी आप वहाँ पे लेंगे। ठीक है, बी और सी, यहाँ पे एम सी, यहाँ पे बी सी। ठीक है, एम सी और बी सी। ठीक है, तो एम लाइज अबव जी, बिल्कुल सही। दूसरी सिचुएशन में आपका ये है कि इसमें आपका थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो आप कहते हो यार कि जो है ना ये बी सी वाली बात आती है ना, सबमर्ज में बी सी और फ्लोटिंग में आपका एम सी। बी सी वाली बात ये आती है कि सेंटर ऑफ बियॉन्सी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो सबमर्ज्ड हो गई है, नीचे चली गई है। तो आप कहते हो यार कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आपकी बियॉन्सी जो है ना, जाहिर बात है अगर आपकी बियॉन्सी ऊपर होती, ठीक है, इसमें क्या लिखे, बी लाइज अबव जी। ठीक है, तो बी जो है ना आपको ऊपर चला जाता है। ठीक है, याद रखो, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखो ये बी लाइज अबव जी। दूसरा सिचुएशन अनस्टेबल सिचुएशन, अनस्टेबल सिचुएशन में आप कहते हो कि जो पहला सिचुएशन है फ्लोटिंग बॉडी में, वो आप ये कहते हो कि एम लाइज, ठीक है, एम लाइज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सही हो गया। तीसरा सिचुएशन है आपका न्यूट्रल में, उसमें आप क्या करोगे, न्यूट्रल सिचुएशन में फ्लोटिंग में आप लिखोगे कि एम कोइंसाइड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सबमर्ज सिचुएशन में आप कहोगे कि बियॉन्सी कोइंसाइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अनस्टेबल की सबमर्ज सिचुएशन में आप क्या कहोगे कि बी लाइज बिलो जी। ठीक है, जैसे अब हम वापस अपने एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ हम यही चीज़ पढ़ रहे थे कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ऑल द बॉडीज आर स्टेबल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आगे हम जाते हैं कि आगे क्या चीज़ है कि the intensity of pressure at any point in a liquid is dash to the depth of the liquid from the surface. The intensity of the pressure at any point in a liquid is dash to the depth of liquid from the surface. The intensity of pressure is the intensity of the pressure at any point in a liquid is dash to the depth of liquid from the surface. इसका आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों है, क्योंकि आप जरा स्टेटमेंट पे गौर करें ना कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। आपकी जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी। ये तो आप कहोगे यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आपके पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी वो डेप्थ ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ द लिक्विड है उतनी आपकी इंटेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज़्यादा होगी। ठीक है, नहीं सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ऊपर वाली जो बियॉन्सी है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए थे, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आपकी जो बेसिकली, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि when a solid body is either wholly or partially ठीक है immersed in a fluid, the hydrostatic lift due to the net vertical component of the hydrostatic pressure forces experienced by the body is called the buoyant force.
ठीक है, the beyond force on the submerged or the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by the body, ठीक है, and acts vertically upward through the centroid of the displaced volume known as the center of the buoyancy. Condition of equilibrium for the submerged in terms of the center of the buoyancy and center of gravity, ठीक है, stable equilibrium if the center if its center of the gravity अच्छा ये छोड़ो क्योंकि ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे किया है, it would be टू मच फॉर अस, और ये मतलब वो हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा सारा सामान, ठीक है, इट्स बेटर टू जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है इसमें, वो ये कि कह रहा है कि ट्रू वन डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, इसका आंसर है ए, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू वन डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन ए, आंसर है इसका द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे नीचे की गई है, ठीक है, कि टू थ्री और थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें यह है कि वन डायमेंशनल फ्लो मीन्स दैट द फ्लो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ द वन कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल फ्लो मीन्स दैट द फ्लो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो मीन्स दैट द फ्लो वेलोसिटी इज function of one velocity means क्या x या y या z, ठीक है। टू डायमेंशनल वेलोसिटी मीन्स दैट द फ्लो इज अ फंक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स x y z, इस तरह, ठीक है। थ्री डायमेंशनल फ्लो मीन्स दैट द फ्लो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिटिकल फ्लो आर द स्पेसिफिक एनर्जी द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर द गिवन डिस्चार्ज, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि जो जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, पढ़ा था ना तुमने नोट्स में, वो पॉइंट होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल फ्लो होता है आपका। द फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू यूनिटी फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द डिस्चार्ज वाटर इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल फ्लो। ये चूज सही है ना पड़ी, आपको गलती कर देगा। फ्लो एट द क्रिटिकल स्टेट इज अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा नीचे हम जाते हैं, द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ इज, इसका आंसर है मैक्सिमम। ये क्यों मैक्सिमम आया, ये तो क्रिटिकल डेप्थ पे तो मिनिमम आया था मेरे ख्याल में, लेट मी सी। ये बात तो मुझे मिल गई है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ चैनल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ इज मैक्सिमम, ठीक है, इसका आंसर है। अब मुझे समझ आ गई है, स्पेसिफिक एनर्जी, जो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम होती है लेकिन आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये याद रखो कि फॉर गिवन पर ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, ये नोट्स में भी 137 के नोट्स में आप नोट करें, इसमें ये चीज़ लिखी थी जो मुझे गलत लगी थी, बिल्कुल सही थी। The specific energy and the specific force is minimum for the given discharge. Specific force और specific energy ये दोनों क्रिटिकल डेप्थ पे मिनिमम होती है, लेकिन मिनिमम डेप्थ सॉरी क्रिटिकल डेप्थ पे ऑल दो स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है, स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है, लेकिन डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, ठीक है। द फ्रॉड नंबर इसके अंदर इक्विटी होती है, सॉरी यूनिटी होती है, ठीक है। फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो में डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, ठीक है। द पीस ऑफ वुड हैविंग, अच्छा ये मतलब ये नोट्स मेरे 100% सही, ये सारा नोट्स ही आता है, लोग ड्रामे लगा रहे होते हैं, ठीक है। देखना डेप्थ ऑफ द वाटर इन चैनल कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। और इसके अलावा एट दिस क्रिटिकल डेप्थ यू हैव द मैक्सिमम डिस्चार्ज। A piece of wood having weight 5 kg floats in water with 60% of its volume under liquid. The specific gravity of wood is, इसका आंसर है बी 0.6, नो नीड ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। या देख लेते हैं, ये वही कैलकुलेशन, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस, सो इट्स बेटर जस्ट टू राइट इट, ओके। 0.6 आंसर है इसका, ठीक है। पीस ऑफ वुड हैविंग अ वेट 5 kg फ्लोट्स इन वाटर, जब टाइम मिले फिर कर भी लेना जब दिल करे तो। A piece of the wood having weight 5 kg floats in water with 60% of its volume under the liquid. 60% वॉल्यूम आए तो डायरेक्ट 0.6 डाल देना,
ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड इज 0.6 आंसर है इसका। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अ पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, इसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ पाइप। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अ पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ पाइप। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि पिटोट ट्यूब इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर वेलोसिटी एट द particular point. Basic principle क्या है कि when we insert a pitot tube at any point, the velocity of the flow at that point reduces to zero, which is called the stagnation point. मैंने अब कहा था ना, नोट्स पे पढ़ा हुआ है, ये stagnation point नो मोशन पॉइंट होता है, इसमें आपकी velocity जीरो होती है, क्योंकि kinetic energy at that point is converted into pressure energy, and by measuring the pressure energy at this point velocity of the flow can be calculated. ठीक है, सिंपल फिट और ट्यूब फॉर मेजरिंग द स्टेगनेशन प्रेशर, स्टैटिक एंड, अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, पिट और ट्यूब इज यूज टू मेजर velocity of flow at the required point in a pipe. ठीक है, नीचे हम आते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन द केस ऑफ द परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस places in the case of the perfect compressible fluid flowing in a continuous stream, इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी सेम रहती है। इसका इसकी एक्सप्लेनेशन है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस in the case of the perfect incompressible fluid in a continuous stream is constant. The total energy is given by the Bernoulli equation, which states that for a steady incompressible fluid, P divided by rho शायद plus B square divided by G plus G constant, वही वो equation है Bernoulli equation का। ठीक है, different तरीके से बताया हुआ है। It is obtained from the conservation of the momentum for the fluid particle moving along the stream. It is stated that the sum of the kinetic potential and flow energies of the fluid particles is constant along the streamline during the steady flow when the compressibility and the frictional effects are negligible. ठीक है, तो मतलब ये है कि टोटल एनर्जी फॉर ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन द केस ऑफ द परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको बर्नौली इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर सी हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप, आंसर है इसका। फिर से मैं बताता हूँ कि द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप। द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द, एक्सप्लेनेशन क्या है? हाँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ for a given value of specific energy, the critical depth is the greatest discharge in motor gel by the, ठीक है, और given difference the specific energy is is minimum for the critical depth। ठीक है, so at a control section the discharge can be calculated once the depth is known। Critical depth meter is frequently used to measure the discharge in open channel। The critical depth is given by ये formula इसका। ठीक है, which is q square divided by gp square, where p is the channel depth। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं। मैं आपसे फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, टू पाइप सिस्टम्स कैन बी सेट टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर द सेम। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस एंड फ्लो इसका सेम हो, ठीक है, तो फिर आप इसको कह सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि टू पाइप सिस्टम्स can be said to be equivalent if when the following quantities are the same।
ठीक है. Two pipe systems can be said to be equivalent when the following quantities are same: frictional loss and flow. ठीक है. इसकी explanation क्या है? The equivalent length method L by D ratio allows describing the pressure drop through the pipe due to the friction loss corresponding to the flow rate. This is if in the two pipe of system having the same flow rate and same friction loss, then this system of the pipe is said to be equivalent. Or an equivalent pipe is defined as the pipe of uniform diameter having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of the compound pipe. A system of several pipes of different lengths and diameter. There are two combinations of the equivalent pipes. Pipes connected in series, pipes connected in parallel. ठीक है. अच्छा, नीचे क्या है? इन फुट स्टेप बेयरिंग इफ द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज डबल. मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो सिंपल बात है, आप फार्मूला याद कर लो, आपको चीज़ आसान हो जाती है. ठीक है. इसका आंसर क्या था कि म्यू एन आर 4 डिवाइडेड बाई 60 म्यू एन आर. ठीक है. तो म्यू एन आर मैंने याद किया था, इसको म्यू एन आर. ठीक है. उसमें भी म्यू एन आर है, लेकिन फ़र्क है उधर म्यू एन आर आर 1 पावर 4 माइनस आर 2 पावर 4 था. ठीक है. तो इन फुट स्टेप बेयरिंग अच्छा याद करो, पहले फुट स्टेप था, उसके बाद कलर बेयरिंग था. ठीक है. अच्छा, इन फुट स्टेप बेयरिंग इफ द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज डबल देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस विल बी 60 न्यूटन. क्यों? क्योंकि अगर आपने नोट किया हो कि यहाँ पे आपका क्या रेट डबल हो रहा है, आपका आर 4 डबल हो रहा है. आर 4 इसका आंसर इंडिकेटर में नीचे लिखा भी है कि आर 4 है यहाँ पे. तो आर 4 कि जब आपका आर 4 डबल होगा तो वो 16 टाइम्स आपका जो ओवरऑल टॉर्क होगा वो डबल होगा. फिर क्योंकि टी इज इक्वल्स टू म्यू एन आर 4 डिवाइडेड बाई 60 टी. Side remaining gate for pipe series for pipes connection in series and parallel की हुई है. अगर मतलब दिल करे तो कर लेना, लेकिन not that important. Surface tension has the units. इसका यूनिट क्या है surface tension का? surface यूनिट है C न्यूटन बाई मीटर. क्योंकि फोर्स बाई लेंथ है तो इसको हम कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर है. इसका surface tension has the unit न्यूटन पर मीटर. The value of the bulk modulus of the fluid is required to determine C the match number. ठीक है. याद रखें कि मैच नंबर जो है किस तरह आपको मिलता है, वो आपको the value of the bulk modulus of the fluid. ठीक है. bulk modulus of the liquid आप यूज़ करके जो है ना बेसिकली मैच नंबर फाइंड कर सकते हो. ठीक है. और इसका इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मैच नंबर इज अ डायमेंशनल value used for analyzing flow dynamics problems where compressibility is a significant factor. The match number can be expressed as V divided by C, where M is the match number. और मैंने कहा था इन कंपैरिजन में स्पीड ऑफ साउंड होता है. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड होता है. ठीक है. तो फ्लूइड फ्लो स्पीड और इसके अलावा फ्लूइड फ्लो के अलावा डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड है. Alternatively, the match number can be expressed with the density and the bulk modulus of the elasticity. ठीक है. तो ये है ऑफ द bulk modulus of elasticity, ये चीज़ है. इसको कैच नंबर भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, bulk modulus elasticity has the dimension, pressure and is commonly used to characterize the fluid compressibility. प्रेशर फ्लूइड की compressibility पे क्या असर डालता है, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है. अच्छा, ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने की हुई हैं कि सब सोनिक कब होता है, सोनिक कब होता है, सोनिक जब इक्वल टू 1 है तब सोनिक होता है. ठीक है. लिखा भी होगा. ठीक है. अच्छा, ये याद रखो, इफ़ द मैच नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 तो उसको सोनिक भी कहते हैं, ट्रांससोनिक भी कहते हैं. याद रखो, ये नई चीज़ है. ठीक है. और अगर लेस हो वो हमने पढ़ा था सब सोनिक है. ठीक है. अगर ज़्यादा हो तो वो सुपरसोनिक है. और अगर बहुत ज़्यादा 1 से ज़्यादा हो भाई वो ये 6 सुपर वाली बात उसने की भी नहीं है.
इज मच हायर देन स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड इज हाइपरसोनिक। ठीक है। अच्छा हम आगे जाते हैं। फिर से मैं आपको ये एमसीक्यू पढ़ के सुना देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज यूज्ड टू डिटरमिन मैच नंबर, इसका आंसर। ठीक है, नीचे हम आते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी शेप आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है शेप। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप आंसर है इसका। ठीक है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। ठीक है, फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफाइंड बाय द बल्क मॉडुलस। ठीक है, ऊपर बताया था ना प्रेशर की वजह से चेंज वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, इट ऑल्सो ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो प्रोवाइडेड बाय द फिनोमेना कॉल्ड विस्कोसिटी। However, there is no resistance to change in the shape of the fluids, unlike that in solid। ठीक है, आपका जो सॉलिड में चेंज हो सकता है शेप में, लेकिन फ्लूइड में आपका चेंज नहीं आ सकता। सो आपका जो है ना बेसिकली जो शेप है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती। देयर इज समथिंग व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों सेम प्रेशर है लेकिन नाम डिफरेंट दिए हैं। सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जो वैक्यूम प्रेशर होता है और नेगेटिव गेज प्रेशर तो सेम चीज़ होती है। इधर कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो मैं आपको करके सुना देता हूँ कि इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू एनी, नहीं सॉरी एक्सप्लेनेशन कहाँ की इसकी, एक्सप्लेनेशन हाँ ये चीज़ है। तो एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि fluid pressures. It can be measured with reference to any arbitrary datum. The common datum is absolute zero pressure or local atmospheric pressure. ये जो है ना कि absolute zero pressure, इसका मतलब atmospheric pressure होता है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा हम नीचे क्या चीज़ आएंगे साइड पे कि when absolute zero is used as a datum, the pressure difference is called absolute pressure. When the pressure is above atmospheric pressure, it is called the gauge pressure. When the pressure is below the atmospheric pressure, it is called the vacuum pressure. The relationship between the above pressure is given as follows. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure in case of positive gauge pressure. But if the gauge pressure is negative, then we say that absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus absolute pressure. Absolute pressure is equals to यही चीज़। ठीक है, absolute pressure is equals to atmospheric pressure minus the gauge pressure, the negative gauge pressure और vacuum pressure। अब section pressure क्या चीज़ है, यहाँ पे explanation इसकी हुई है। The section pressure also called the diffusion pressure if some of the solute is dissolved, नहीं ये नीचे लिखा हुआ है। Section pressure is the negative difference in pressure between two places that drags liquid, मतलब ये भी वही है तकरीबन। ठीक है, ये सेक्शन प्रेशर क्या चीज़ है, आपके डिफरेंशियल प्रेशर है मेरे ख्याल में। नेगेटिव प्रेशर इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस दैट ड्राइव्स लिक्विड और गैस। ठीक है, तो द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन कौन से हैं, तीनों हैं जिसमें सेक्शन प्रेशर आता है, वैक्यूम प्रेशर आता है और आपका नेगेटिव गेज प्रेशर आता है। ठीक है, all of these. The normal stress in a fluid will be constant in all directions at a point only if the normal stress in a fluid will be constant in all directions at a point only if it is at rest। आपको मैंने पहले भी कहा था कि फ्लूइड के सबसे ज़्यादा मसला ये है कि वो उसको जो है ना तो थोड़ा सा भी अगर शेयर स्ट्रेस उसके पास हो वो मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो उसमें सिर्फ एक फोर्स लगेगी, वो होगी, वो कौन सी होगी, वो नॉर्मल फोर्स है, वो नॉर्मल स्ट्रेस है। The pressure at any point in a fluid at rest has the same magnitude in all directions. In other words, when a certain pressure is applied at any point in a fluid, the pressure is equally transmitted in all directions and to every point in a fluid. It is known as Pascal's law. Normal. The power transmitted through a pipe where W is the specific weight to a discharge.
अच्छा ये क्या है, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज वेयर डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वेट रिचार्ज। इसका क्या आंसर है, डब्ल्यू क्यू एफ है मेरे ख्याल में, सी आंसर है इसका। ठीक है, सी है कि डब्ल्यू क्यू और एच माइनस एच एफ। अच्छा ये आप याद कर लो बस, ये मुझे कुछ मिल नहीं रहा इसके रिलेटेड, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर मैक्सिमम जो आपकी वो है ना, वो आपका एच माइनस एच एफ होगा, और माइनस याद कर लो वो भी काफ़ी है, डब्ल्यू क्यू एफ और डब्ल्यू क्यू एच है। ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू और एच माइनस एफ है इसका आंसर। ठीक है, डब्ल्यू क्यू एच माइनस एफ, एच माइनस एच एफ, एच माइनस एच एफ। ठीक है, इसका आंसर है एच माइनस एच एफ। तो सी याद कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, तो एच माइनस एच एफ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, the power transmitted through a pipe is maximum when the loss of the head due to the friction is given by, ठीक है, एच एफ जो है आपका एच डिवाइडेड बाई 3 हो। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, ठीक है, पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स बाय द फ्लोइंग वाटर और अदर लिक्विड्स। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स विल बी डिपेंडेंट ओवर द फॉलोइंग फैक्टर्स एज मेंशन्ड हियर, रेट ऑफ द फ्लो थ्रू पाइप, टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन की तो हमें याद है, एफ एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GT। ठीक है, और द पावर ट्रांसमिटेड तो इसका आंसर है डब्ल्यू क्यू और एच माइनस एच एफ। नीचे जाते हैं, if W is the specific weight of the liquid and K is the depth of any point from the surface, then the pressure intensity at that point will be WH। ये जुबानी याद है किस तरह, क्योंकि इसका आंसर सिंपल है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच है। ठीक है, तो रो जी आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वेट हो जाता है W, तो वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू एच आपके पास जाएगी, P इज इक्वल्स टू WH हो गया। ठीक है, the pressure at any point in a fluid at rest is obtained by this explanation here, the pressure at any point in a fluid at rest is obtained by the hydrostatic law, which states that the rate of the increase of the pressure in a vertical downward direction must be equal to the specific weight of the fluid at that point। ठीक है, तो P इज इक्वल टू रो जी एच, तो वो आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास पता है आपको W इज इक्वल टू रो जी, तो रो जी को W से डोनेट कर लो तो P इज इक्वल टू WH। A compound pipe is required to be replaced by the new pipe. The two pipes are said to be equivalent if, ठीक है, इसका आंसर है loss of the head and discharge of both the pipes is same। ठीक है, याद रखो डिस्चार्ज की बात मैंने एक नोट की, इक्वलेंट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब तक आपकी डिस्चार्ज इक्वल ना हो तो आपका पाइप इक्वलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर ये बहुत अच्छी बात की है कि लॉस ऑफ हेड भी होना चाहिए, लॉस ऑफ द हेड एंड आपका डिस्चार्ज जब दोनों इक्वलेंट हो, इक्वल हो, तो आप कहते हैं कि इक्वलेंट पाइप सिस्टम है। ठीक है, कंपाउंड पाइप इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू पाइप। द टू पाइप्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ, इसका आंसर है लॉस ऑफ द हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ द बोथ पाइप्स आर सेम। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्चार्ज इन फ्रिक्शनल हेड लॉसेस आर द सेम। ठीक है, सेम बात है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, लॉस ऑफ हेड मीन्स फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो सेम बात है यहाँ पे, देखिए पाइप इज साइड टू बी इक्विवेलेंट, ये एक्सप्लेनेशन है दो क्वेश्चन का, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइप इज साइड टू बी इक्विवेलेंट इफ बोथ। ठीक है, इसके आंसर जो है ना वो, इसका आंसर क्या है कि डिस्चार्ज इन द फ्रिक्शनल हेड लॉस आर द सेम। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द मर्ज बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि when a solid body is either wholly or partially immersed in a fluid, the hydrostatic lift is due to the net vertical component of the hydrostatic pressure forces
experienced by the body is called the buoyant force. ठीक है, center of the buoyancy क्या चीज़ है? buoyant force on the submerged or the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by the body and acts vertically upward to the centroid of the displaced volume known as the center of the buoyancy. ठीक है, इसकी आगे क्या सेंटर ऑफ द प्रेशर क्या चीज़ है? ठीक है, ये मैंने वैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ द प्रेशर का ऑप्शन था. ठीक है, द पॉइंट ऑफ द एक्शन ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक सेंटर ऑफ प्रेशर क्या चीज़ है? The point of the action of the total hydrostatic force on the submerged surface is called the center of the pressure. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि the center of the gravity of the volume of the liquid displaced by the submerged body is called क्या? इसका आंसर है center of gravity. A flow is called subsonic if the Mach number is less than 1. ये तो मुझे नहीं लगता वो रिपीट करना चाहिए मुझे, क्योंकि it is less than 1. लेस देन यूनिटी भी इसका ऑप्शन हो सकता है, तो मैंने जो लिखा हुआ है. ठीक, और मैच नंबर किसका रेशियो है? इट इज़ द मैच नंबर, मैच और कैशियन नंबर इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन inertial force and elastic forces. A barometer is used to measure atmospheric pressure. याद रखना, barometer is used to measure atmospheric pressure. या barometer is a scientific instrument. इसकी explanation ये है कि barometer is a scientific instrument used to measure atmospheric pressure, also called barometric pressure. अच्छा, ये चीज़ ये मुझे जो है ना, ये मुझे लगता है डिलीट करना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज टोटली लाइक समथिंग. हाँ, हो सकता है, वैसे सही है, ये सही है बिल्कुल. अच्छा, ट्रांसोनिक याद रखो कि ये जो है ना, ये सोनिक और सब सोनिक के बीच में होता है. ठीक है, याद रखो. ठीक है, वहाँ पे तो हमने कहा था ना कि सोनिक को ट्रांसोनिक कहते नहीं. सोनिक आपका बेसिकली 1 है. मैच नंबर जब 1 हो आपका सोनिक आता है. लेकिन अगर आपका 1 और से थोड़ा सा ऊपर हो ना, नहीं 1 से थोड़ा सा मेरे ख्याल में नीचे हो, हाँ 1 से थोड़ा सा नीचे हो और 1 से थोड़ा सा ऊपर हो ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोनिक, नहीं ट्रांसोनिक. सॉरी. द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन lies over the center line of the pipe almost equal to velocity. इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? The hydraulic gradient line lies over the center line of the pipe by an amount. सॉरी, इसको हम थोड़ा सा फिर से थोड़ा सही करके अभी पढ़ते हैं. एक सेकंड, बस सही हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना, बेसिकली ये बड़ी फिट डायग्राम है. हमने उधर नोट्स में भी किया, लेकिन फिर भी ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइड्रोलिक लाइन है. ठीक है, हाइड्रोलिक लाइन में आपके प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड आता है. जो टोटल लाइन होती है, टोटल एनर्जी लाइन है, उसमें आपका प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और वेलोसिटी हेड आता है, सब कुछ आता है. ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं नीचे क्या चीज़ है. ठीक है, वो ये है कि, ठीक है, इसमें सेंटर लाइन कौन सी चीज़ है? सेंटर लाइन मेरे ख्याल में यही चीज़ है. ये जो है ना, ये आपकी सेंटर लाइन है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ लिखी है कि the hydraulic gradient line lies over the center line of the pipe and the amount equal to the pressure head. इसका आंसर है, याद रखो एग्जाम्पल के मुताबिक है. ठीक है, अगर आपका टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में डिफरेंस का पूछ सकता है, उसका आप आंसर लिखोगे वेलोसिटी हेड. लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सेंटर लाइन के साथ में. ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और सेंटर लाइन के बीच में, उसका आंसर है प्रेशर हेड. The center of pressure of the surface subjected to fluid pressure is the point on the surface at which resultant pressure acts. याद रखना. ठीक है, the center of the pressure of the surface subject to the fluid pressure is the point on the surface at which the resultant pressure acts. याद रखना. The center of the pressure of a surface subjected to a fluid pressure is the point on the surface at which the resultant pressure acts. याद रखना. The center of the pressure of a surface
subjected to the fluid pressure is the point. आंसर है on the on the on the surface at which the resultant pressure acts. ठीक है. सेंटर ऑफ प्रेशर का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या. सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर field acts on the body and cause a force that acts through the point. The variation in the volume of a liquid with the variation of the pressure is called its compressibility. ठीक है. मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप प्रेशर के साथ जितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होता है. ठीक है. लिखा हुआ है इसमें कि एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि compressibility is defined as the variation of the volume of density with respect to pressure. आपको मैंने कहा था with constant mass. If variation of volume with respect to pressure is high, then compressibility is high. Liquids are generally incompressible, whereas gases are generally highly compressible. ठीक है. Fluids change the volume under external pressure due to the compressibility of the fluid. ठीक है. For the incompressible fluid, the density remains constant for a constant mass of the fluid, as a result of which volume does not change. ठीक है. Additional information क्या इसके बारे में कि capillarity क्या है. Such a phenomena of the rise or the fall of the liquid surface relative to the adjacent level of the liquid is known as the capillarity. Velocity viscosity क्या है. Viscosity is defined as the property of the fluid that offers resistance to the movement of one layer of the fluid over another adjacent layer. Surface tension क्या है. The property of the liquid surface film to exert tension is called surface tension. Surface tension is due to the cohesion between liquid particles on the surface. ठीक है. तो मैं एमसीक्यू आपको रिपीट करके कह देता हूँ कि द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है. अ मॉडल ऑफ टॉर्पेडो is tested in towing tank at a velocity of 25 meter per second. A prototype is expected to attain a velocity of 5 meter per second. What model scale has been used? ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा है तो वो मॉडल ऑफ ये चीज़ है. आप उसको प्रोटोटाइप बना रहे हो. ठीक है. इसका क्या है इसका आंसर है बेसिकली 158. अच्छा. ये जो है ना इसका जो आंसर है ना वो ये है कि आप जो है ना बेसिकली आप इस तरह करोगे कि जो प्रोटोटाइप है ना प्रोटोटाइप को ऊपर लिखोगे और जो मॉडल है उसका नीचे लिखोगे. तो प्रोटोटाइप क्या है. ठीक है. डिवाइडेड बाय मॉडल क्यू है. ठीक है. इसका जो अच्छा इसका पावर भी लेना है. इसका पावर ये तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं सकते. हमसे क्यों आ ही नहीं सकता. इसका फिर भी बता देता हूँ. 2/5 है. ठीक है. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा. क्या आपके पास आंसर आएगा. ये कौन सा है. ये है 25 डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी प्रोटोटाइप है ना. प्रोटोटाइप 5 है. सॉरी 25. इसका जब हम पावर लेंगे तो पावर है बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 5. तो बस ये बेसिकली क्वेश्चन है. इसको आप याद ही कर लो यार. ये मुझे बस ये याद करो कि जो प्रोटोटाइप है ना वो क्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू एम है. ठीक है. इसको याद कर लो. बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना ये डाल देते हैं किस्मत में. ठीक है. इसका आंसर है 1/5 क्योंकि जो है ना आपका 5 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा जो कि है 1/5. तो मॉडल जो कौन सा यूज़ हो रहा है 1/5. आगे हम जाते हैं. द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ वाटर. ज़ाहिर बात है. अगर आप देखें ना कि जो आपकी वो है क्या कहते हैं जो आपका सरफेस जो आपकी सरफेस टेंशन है ना
वो मरकरी की ज़्यादा है ना एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसलिए हम लिखेंगे कि द सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज़ ग्रेटर और हायर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, हम नीचे आते हैं। नीचे क्या देखते हैं, फ्लो ऑफ द वाटर इन पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय डी आंसर है इसका पेट ऑफ ट्यूब रोटेमेट्री। तो मैंने मेरे ख्याल में बहुत लो होता है, तो मैंने शायद पढ़ा था अभी से। तो ये कुछ चीज़ें हैं नीचे किसकी 160 हाँ, ये हम बात करेंगे। फिर अच्छा थोड़ा सा ये पढ़ना है। अच्छा रोटी ये लिखा हुआ है ना, रोटी रोटे रोटेमीटर हाँ। रोटमीटर वर्क्स एज अ कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप वेरिएबल एरिया मीटर दैट मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लो एट क्लोज ट्यूब। अच्छा क्लोज ट्यूब के लिए रोट मीटर होता है, ठीक है, रोट मीटर होता है, ठीक है। ये सीन है बेसिकली। तो नीचे यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जनरली पता नहीं कहाँ की है, तो मैं इधर आपको बता देता हूँ कि ऑरिफिस मीटर पिंचर मीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या मतलब समझाए कितना डिफरेंस है। तो ऑरिफिस मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट्स ऑफ द फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ओनली। Potentiometer is used for measuring the rates of the flow in both incompressible and compressible fluids. Simple in construction orifice meter है। Potentiometer है relative complex in construction। Orifice meter है relative cheap। Potentiometer है expensive। Orifice meter है head losses are more। Potentiometer है head losses are insignificant। Orifice meter है energy loss is more। Potentiometer है energy loss is less। Orifice meter है coefficient of the discharge is about 0.61। Potentiometer है coefficient of the discharge is 0.98। ठीक है, लो स्पेस इक्विपमेंट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस potentiometer। ठीक है, अब हम 160 का बता देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। रोटेमीटर का मैंने बता दिया है कि रोटेमीटर क्लोज पाइप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पेटर ट्यूब क्या चीज़ है, पेटर ट्यूब इज़ अ डिवाइस यूज फॉर calculating the velocity of the flow at any point in a pipe or a channel। ठीक है, the flow of the water in a pipe about 3 meters in diameter can be measured by pit or tube। याद है ये ऊपर एमसीक्यू में भी यही चीज़ थी, ठीक है, कि flow of the water in a pipe about 3 meters in diameter किससे मेजर हो सकता है, पिट और ट्यूब से। ठीक है, और पिट और ट्यूब एक और चीज़ भी है कि यार वो तो बेसिकली आपकी जो है ना फ्लो ऑफ द वाटर और में हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। पेट्रोल ट्यूब डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट एनी पॉइंट इन द पाइप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है, और अ चैनल द फ्लो ऑफ द वाटर इन द पाइप अबाउट 3 मीटर। समझ आई, मतलब कि वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्लो जो 3 मीटर्स का तक होता है ना उसके लिए अच्छा खासा यूज़ होता है। ठीक है ना, पाइप अबाउट 3 मीटर्स इन डायमीटर कैन बी measured by pit or tube। ठीक है, it is basically the principle that if the velocity at of flow at a point becomes zero, the pressure there is increased due to the conversion of the kinetic energy to the pressure energy। ठीक है, हो गया ये। अच्छा आखिरी कौन सी चीज़ थी कि द लिक्विड फ्लोज इनटू द ट्यूब व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये इसकी पूरी वो वर्किंग है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम नीचे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस फार्मूला द डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर वियर इज। अच्छा एक बात याद रखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फ्रांसिस का फार्मूला है ना वो बेसिकली आपका वो उसमें उसमें एंड कंट्रैक्शंस डाले होंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था शायद कि जो एंड कंट्रैक्शन है ना वो नंबर ऑफ बेस पे डिपेंड करते हैं। आपके फॉर एग्जांपल ये वियर है, ठीक है, तो ये 2 वियर है, ठीक है, तो 2 वियर में एक बे है, तो ये हम कहें कि दो दो कंट्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो हम ये जो 0.n ये 0.1 NH है, ठीक है, ये हम जो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर पहले तो मैं आंसर देख लेता हूँ। आंसर इसका है जानी बी। ठीक है, L-0.1 NH। ठीक है, 0.1 NH। तो ये जो है ना इधर से जो N है ना, N आप पुट करोगे 2, लेकिन अगर आपके पास 3 वो हो, ये क्या कहते हैं वियर्स हो, तो आपके पास बेसिकली 2 बेस होंगी। 2 बेस का मतलब ये है कि आपके पास 4 एंड कंट्रैक्शन होंगी। एक ये एंड कंट्रैक्शन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एन होगा वो 4 होगा इस केस में। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस फार्मूला द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर इज, इसका आंसर है बेसिकली जीरो, ये बी। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 2/3 इंटू सी डी एल माइनस 0.1 एन एच इंटू अंडर रूट 2 जी इंटू एच 3/2। आगे हम जाते हैं कि द इक्वेशन, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो इज, इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, स्टेडी इज वन डायमेंशनल, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो इसका, अच्छा ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है प्रोफेसर फार्मूला की। Differences on the basis of the experiments established that n contraction decreases the effective length of the crest of the weir and hence decreases the discharge. Each n contraction reduces the crest length by 0.1 into h, where h is the head over the weir. For rectangular sharp crested weir, there are two n construction only, and hence effective length L minus 2h. If n contraction are, इसे छोड़ो यार। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो इज ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर है? इज स्टेडी, इज वन डायमेंशनल, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नीचे जाते हैं। A thick liquid like syrup has a dash viscosity than a light liquid like water. ठीक है, a thick liquid like syrup has a dash velocity than a light liquid like water. It has greater, इसका आंसर है। ठीक है, a thick liquid like syrup has a greater velocity than a light liquid like water. A thick liquid like syrup has a high viscosity, sorry, ठीक है, viscosity than a light liquid like water. A, a thick liquid like syrup has a high viscosity देन लाइट लिक्विड लाइक वाटर। ठीक है, इसका जो, अच्छा अब हम आगे जाते हैं। कैविटेशन विल बिगेन व्हेन, ये क्वेश्चन है कि कैविटेशन विल बिगेन व्हेन, इसका आंसर है कि द प्रेशर एट एनी लोकेशन विच इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कैविटेशन विल बिगेन व्हेन द प्रेशर एट एनी लोकेशन विच इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर equal to the saturated vapor. ठीक है, cavitation will begin when the pressure at any location which is an absolute pressure equal to the saturated vapor pressure of the liquid affects, अच्छा अब cavitation बेसिकली क्या चीज़ है उसके मैं आपको बता देता हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। cavitation is the phenomena of formation of vapor bubbles of a flowing liquid in a region where the pressure of the liquid falls below the vapor falls below the vapor pressure of the fluid, and sudden collapsing of these bubbles in the region of the higher pressure। समझ आई तुझे ना, कि मतलब लो प्रेशर की वजह से बबल्स आते हैं, हाई लो की वजह से बबल्स आ जाते हैं। तो ये कैविटेशन स्टार्ट्स ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, समझ आई ना, मतलब आपका जब जो वेपर प्रेशर है वो बिलो पे चल गया किस तरह कुछ है। तो ये कैविटेशन स्टार्ट्स ओनली व्हेन द वेपर when the pressure of the liquid falls below the vapor pressure of that liquid। समझ आई ना। The hydraulic machines subjected to the cavitation are reaction turbines and centrifugal pumps। ठीक है, समझ आई। कैविटेशन फिनोमेना को कौन सा सबसे ज़्यादा वो करता है, वो करता है रिएक्शन टर्बाइंस एंड सेंट्रीफ्यूजल पंप्स। ठीक है, द हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्टेड टू द कैविटेशन आर रिएक्शन टर्बाइंस एंड सेंट्रीफ्यूजल पंप्स।
In order to determine whether the cavitation will occur in any portion of the suction side of the pump, the critical value of Thomas cavitation factor is calculated. ठीक है. अच्छा, effects of the cavitation क्या होता है? The metallic surfaces are damaged and cavities are formed on the surfaces. Due to the sudden collapse of the vapor bubble, considerably noise and vibrations are produced. Due to the cavitation, the metal of the runner vanes and the drop tube is gradually eaten away, which results in lowering the efficiency of the turbine. मतलब कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तबाह कर देती है चीज़ों को. कैविटेशन के फिनोमेना को सबसे ज़्यादा कौन सा? एक है सेंट्रीफ्यूजल पंप्स, एक है रिएक्शन टर्बाइंस. ठीक है. द हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्टेड टू द कैविटेशन. अच्छा, द हाइड्रोलिक मशीन जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टेड होता है कैविटेशन पे वो है, एक है सेंट्रीफ्यूजल पंप्स, एक है रिएक्शन टर्बाइंस. तो कैविटेशन विल बिगेन व्हेन, क्वेश्चन कौन सा था? कैविटेशन विल बिगेन व्हेन द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीचेज एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ठीक है. वेपर प्रेशर को याद रखो, कैविटेशन के साथ उसका लिंक है. ठीक है. नीचे हम आते हैं. व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज, ए आंसर है इसका, मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल्स. मैक्सिमम एट द सेंटर इसलिए होता है क्योंकि उधर कोई इसके पास एडीज वगैरह वो इशू नहीं होता, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होती. और मिनिमम एट द वॉल्स क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ना इसके लॉसेस चल रही होती है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ. इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि व्हेन अ रियल व्हेन अ रियल ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? ठीक है. व्हेन अ रियल फ्लूइड flows past a solid boundary, a layer of the fluid that comes in contact with the boundary surface adheres to its account of viscosity. समझ आई ना? Since this layer of the fluid cannot slip away from the boundary surface, it attains the same velocity as that of the boundary. मतलब वो reduce हो जाती है. In other words, at the boundary surface there is no relative motion between the fluid and the boundary. This condition is known as the no slip condition. याद रखो. ठीक है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं. ये जो बाउंड्री के साथ दायर हो जाती है ना, वो वहाँ पे वही जो मोशन बाउंड्री का होता है वही अटेन करते हैं फ्लूइड. तो उसको जो बेसिकली नो स्लिप कंडीशन कहते हैं. इफ द बाउंड्री इज मूविंग, the fluid adhering to it will have the same velocity as that of the boundary. However, since the boundary is stationary, the fluid velocity at the boundary surface will be zero. Thus, at the boundary surface, the layer of the fluid undergoes retardation. समझ आई? उसकी जो वो होगी, क्या कहते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी. अब हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है. आगे ये कहता है कि के कि दिस रिटार्डेशन लेयर ऑफ द फ्लूइड फर्दर कॉजेज, रुके इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ. ठीक है. अच्छा, दिस रिटार्डेशन लेयर ऑफ द फ्लूइड फर्दर कॉजेज retardation for the adjacent layers of the fluid, thereby developing a small region in the immediate vicinity of the boundary surface in which the velocity of the flowing fluid increases from zero at the boundary surface to the velocity of the main stream. Again, in the case of the pipe flow, velocity of the fluid increases up to the center, it becomes maximum at the center, whereas it loses the velocity at the boundary. ठीक है, ये मुझे पता था. ठीक है ना. एट पाइप सरफेस आपका आर इज टू आर सेंटर, आर इज टू जो भी है ये सिंपल चीज़ है. ठीक है. नीचे हम जाते हैं. नीचे क्या कहते हैं? नीचे कहता है कि मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. इसका आंसर है सी. ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम.
अच्छा, ऊपर में एक और चीज़ मैं भूल गया था कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, हेंस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज़ मिनिमम और ज़ीरो एट सरफेस एंड मैक्सिमम एट द सेंटर इन पाइप फ्लो। वही बात ठीक है जो मैंने की थी आपको। और वो ये जो है ना मेटासेंट्रिक हाइट की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि